अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल दी अवामी। आज का ये प्रोग्राम एक मेरे चैनल का तवील तरीन प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम में अपने उन वर्किंग जर्नलिस्ट भाइयों के नाम कर रहा हूँ, उन अखबारी कारकुनों के नाम कर रहा हूँ, उन चैनल के टेक्नीशियन फ़ोटोग्राफ़र्स के नाम कर रहा हूँ जो इस साल हुकूमत की बेहिसी या हुकूमत की गलत पॉलिसियों या ख़ुद अखबारी मालिकान या चैनल्स की गलत रविश, गलत कार्रवाइयों की वजह से अखबारात या चैनल्स की बंदिश की नतीजे में बेरोज़गार हो चुके हैं और उनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं और नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। मेरा ये आज का प्रोग्राम उनके नाम है। ये प्रोग्राम करने की वजह दरअसल ये है कि इन मज़लूमों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाना जो ख़ुद अपनों के ताउन से भी महरूम हो चुके हैं, यानी अपनी जर्नलिस्ट तंजीमों KUJ, PFUJ और दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं इनकी, जो हमेशा इनके हकूक़ की जंग लड़ने की अलमबरदार ख़ुद को कहलाती हैं, उन्होंने भी ना जाने क्यों इस मौके पर बेरुखी बरती और किसी ने भी कोई तहरीक नहीं चलाई, कोई एक सिंगल आवाज़ भी हमें कहीं से सुनने को नहीं मिली। यही वजह है कि एक के बाद एक मीडिया हाउस, एक के बाद एक अखबार बंद होता जा रहा है और बेरोज़गार सहाफ़ियों और अखबारी कारकुनों की तादाद में एक के हिसाब से नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। ये मेरा आज का तवील तरीन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के सिलसिले में मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका, बरतानवी नशरियाती इदारे के नुमाइंदों और पाकिस्तान में ARY के न्यूज़ डायरेक्टर या न्यूज़ इंचार्ज और ख़ुद कराची प्रेस क्लब के सदर से रब्ता करना पड़ा। इन तमाम मकबूल शख्सियात, मशहूर सहाफ़ियों से मैंने इस सिलसिले में सवालात किए, उनसे मैंने मालूमात की कि वो इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं या वो इसे किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से समझ रहे हैं और उनकी नज़र में इस सारे मामलात की अहमियत क्या है और वो इसका हल क्या चाहते हैं या उनकी नज़र में इसका हल क्या है। हर एक की अपनी अपनी राय है और कोई इसको हुकूमत की नालायकी का शाखसाना करार दे रहा है और कोई इसे ख़ुद मालिकान की बेहिसी बता रहा है। ये सब कुछ तो आप इसको प्रोग्राम को देखने के बाद और उनकी राय जानने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन मैं भी इस प्लेटफार्म से इतना ज़रूर कहूँगा कि 7,000 से बकौल प्रेस क्लब के सदर, कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज़ फ़ारान के 7,000 से ज़ायद मुलाज़मीन बेरोज़गार हो चुके हैं, जिसमें सहाफ़ी भी हैं, जिसमें फ़ोटोग्राफ़र भी हैं और जिसमें दूसरे टेक्नीशियन भी शामिल हैं। और मुझे ये सुनकर जानकर बहुत दुख हुआ, जिसकी जानिब ख़ुद इम्तियाज़ फ़ारान ने इशारा किया कि एक उनमें से बहुत सारे जो है फ़ोटोग्राफ़र जो हैं वो रिक्शा चलाने पर, ऊबर चलाने पर और दूसरे लेबर जॉब करने पर मजबूर हो गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में सहाफ़त पर या सहाफ़ियों पर आया इतना बुरा वक्त नहीं देखा। इससे पहले भी आते रहे लेकिन इतना बुरा वक्त नहीं देखा मैंने। कम सहाफ़ी निकाले जाते थे तो महनाज बरना की शक्ल में और दूसरे जो है अजीम जो लीडर थे सहाफ़ियों के, वो सड़कों पर आ जाया करते थे और कई कई दिन तक वो एहतजाज जारी रहता था। यहाँ यानी एहतजाज उस वक्त तक जारी रहता जब तक कि हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर नहीं करती। लेकिन यहाँ हज़ारों की तादाद में, 7,000 की फ़िगर बता रहे हैं इम्तियाज़ फ़ारान,
उसके बावजूद मैंने कोई एक भी तहरीक नहीं देखी। जबकि इसके बरक्स एक मीडिया हाउस का जो मालिक है वो किसी भी इल्ज़ाम से गिरफ़्तार हुआ है, किसी भी इल्ज़ाम में, लेकिन उसके लिए उनके लिए प्रोटेस्ट आए दिन जो है नज़र आ रहा है, और उनके लिए ख़ुद उनका जो मीडिया हाउस है जिस तरह से वो वावेला मचा रहा है, जितने वो कर रहा है, वो भी काबिल सताइश है। लेकिन इसके बरक्स जो 7,000 से ज़ायद मुलाजिम सहाफ़ी है, उनके लिए कोई एक आवाज़ मैं कम अज़ कम नहीं सुन सका कि ये क्या वजह है। क्या वो सहाफ़ी नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है, क्या उनके मसाइल नहीं है? मुझे कोई ऐसी आवाज़ सुनने को नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझे ये एक तवील तरीन प्रोग्राम करना पड़ा। मैंने अपने इस तवील तरीन प्रोग्राम में जो है अमेरिका से भी मशहूर सहाफ़ी को मदऊ किया। इसमें लंदन से भी मैंने एक मशहूर सहाफ़ी को इसमें दावत दी कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करे। इसी तरीके से ARY कराची से मैंने ताबान ज़फ़र को भी इसमें मदऊ किया था कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। इसी तरीके से कराची प्रेस क्लब के सदर ने भी, इम्तियाज़ फ़ारन ने भी अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया, जो मैं अपने सुनने वालों की नज़र कर रहा हूँ। आप देखें इसे और अपनी राय दें। आप देखते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हनी दोमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अवामी। पाकिस्तान में हर दौर में मीडिया जो है वो हुकूमती आताब का शिकार रहा है, मगर मौजूदा हुकूमत इमरान खान की हुकूमत में ये आताब या ये इसमें कुछ शिद्दत आ गई है। इसी सिलसिले में हमने रब्ता किया है वाशिंगटन से वॉइस ऑफ अमेरिका के जनाब असफर इमाम, जो इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये असल मसला क्या है, आखिर इस हुकूमत में सहाफ़ियों के खिलाफ और मीडिया के खिलाफ तवातर के साथ क्यों ये कार्रवाइयाँ हो रही है? क्या ये इत्तफाकिया है या ये उनके किसी प्लान का नतीजा है? असफर इमाम, आपको हम वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। जनाब दवामी साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कराची में आपने बड़े अरसे तक जर्नलिज्म से वाबस्ता रहे हैं। आप जानते हैं कि मीडिया के हवाले से आलमोस्ट तमाम ही हुक्मरानों का रवैया तकरीबन एक ही जैसा होता है। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनको ज़रूरत होती है मीडिया की, और वो फिर वो मीडिया के करीब होते हैं और उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और उस वक्त हुकूमत वक्त जब जो कवानीन ला रही होती है उस पर शिद्दत के साथ तनकीद करते हैं, लेकिन यही जब अपोजिशन निकल कर इक़्तिदार में आती है तो इनका रवैया तब्दील हो जाता है। आपने देखा कि 22 साल तक मौजूदा हुकूमत जिनकी है तहरीक इंसाफ की, इन्होंने 22 साल तक तहरीक चलाई, और इस दौरान इनको मीडिया की मुकम्मल हिमायत रही, मीडिया से ये मदद लेते रहे, मीडिया के साथ साथ रहे। तो ऐसा लगता था कि ये मीडिया के हमनवा हैं, मीडिया के खैर ख्वाह हैं। लेकिन बात यह है कि शायद जब इक़्तिदार में आने के बाद इनका भी रवैया माजी के हुक्मरानों की तरह तब्दील हुआ है और वो इक़दाम कर रहे हैं। तो शायद ये इक़्तिदार की नज़ाकतें हैं। ये आप XYZ जिस किसी को भी आप इक़्तिदार में बैठा दें तो शायद उनकी ये नज़ाकतें हैं, उनकी ज़रूरत है कि जो मीडिया को अपने तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मीडिया को रेगुलेट तो है ही नहीं। जी, कोई रेगुलेशन नहीं है, और कोई भी हुक्मरान, जो माजी के हुक्मरानों को देख लें, रेगुलेट किसी ने नहीं किया। सब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में ये एक मौजूदा सूरत हाल पैदा होती है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में मीडिया की जो संगीन सूरत हाल नजर आ रही है, उसकी सिर्फ यही वजह नहीं है कि हुकूमत एक निशाना बना रही है, बल्कि माशी सूरत हाल भी है। आपने देखा कि पाकिस्तान में मीडिया जो है एक का जो बूम आया, और उसमें ये जो मार्केट का जो लोग तज्जिया करते हैं वो ये बता रहे थे कि इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी जितना बड़ा बूम था। तो और इसके नतीजे में मुख्तलिफ शोबों के लोग बड़ी तादाद में मीडिया में शामिल हुए। और लेकिन जब ये जो अपने असल मार्केट के हजम के मुताबिक ये बैठना शुरू हुई है, तो मैंने आपको दिखाऊं कि अभी मैं अपने एक कैमरामैन का एक वीडियो देख रहा था कि जो आजकल रिक्शा चला रहा है, और वो ये बता रहा था, और वो अपने पूरे बीते हुए दिन को सुना रहा था, और ये बता रहा था कि पाकिस्तान में सहाफत बहुत मुश्किल हो गई है। तो लेकिन उसकी जो मुश्किलात थी वो किसी गवर्नमेंट की पाबंदियों के हवाले से नहीं, उसकी वो माशी सूरत हाल की वजह से जो मीडिया हाउसेज हैं
वो लोगों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, उनकी माशी इस्तेहकाम उन्हें हासिल नहीं है, बिजनेस इस फील्ड में है नहीं, और वो यानी एडवर्टाइजिंग की जो मार्केट है वो भी एक रेगुलेट करने का जरिया होती है ना, वो जी काफी सुकड़ गई है, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, अदम इस्तेहकाम है और गैर यकीनी सूरत हाल है। लोग अब एक बार फिर ये सोच रहे हैं कि मीडिया के बजाय कोई किसी और शोबे का इंतखाब किया जाए। और ये देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, एक तो आपने सच लिखना और सच बात का इजहार करने पर पाबंदी, एक तो ये है, दूसरा ये कि माशी सूरत हाल है। तो ये दोनों ने मिलकर मीडिया की सूरत हाल को काफी ज्यादा संगीन बना दिया है। जी। अच्छा, आपकी इस बात से तो मैं ये नतीजा निकलता है कि आप इसका जिम्मेवार जो है वो बराह रास्त जो है वो इमरान खान या हुकूमत को नहीं ठहरा रहे हैं। मतलब है कि ये जो सहाफ़ी या मीडिया पर जो इस वक्त बुरा वक्त है, तो इसके जिम्मेवार, इसका मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत नहीं है या उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, ये उनकी मतलब कि अपनी जो माशी बदहाली है, ये उसका मतलब है कि जितनी लिमिट होनी चाहिए थी मीडिया की, या जितने चैनल को आना चाहिए था उस हिसाब से चैनल नहीं बल्कि उससे ज्यादा आ गए, तो उसकी वजह से ये परेशानी का इनको सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ आपकी बात का? नहीं, मेरा मतलब ये है कि दोनों वजूहात हैं। देखिए, मौजूदा हुकूमत ने भी अपने साबका हुकूमतों के ही नक्शे कदम पे है, वो भी अपने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों चैनल 24 पे पाबंदी लगी और उसके बारे में बताया गया कि ये चैनल चूंकि एंटरटेनमेंट चैनल के तौर पे रजिस्टर्ड था, लेकिन वो पिछले 6-7 साल से, तकरीबन 4-5 साल से ये एज ए न्यूज चैनल काम कर रहा था। जी। तो हुकूमतों ने, जो हमेशा करती है हुकूमतों ने इसे नजरअंदाज किया कि ये जो एंटरटेनमेंट चैनल पिछले 4 साल से 5 साल से अगर न्यूज चैनल के तौर पे काम कर रहा था, खबरें दे रहा था, तो हुकूमत ने या कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उसने कोई इस पे तवज्जो नहीं दी। लेकिन जो ही बातें हुकूमत के खिलाफ हुई, जो ही कुछ चीजें हुकूमत के खिलाफ नजर आई, उन्होंने फौरी तौर पे कार्रवाई कर ली। कार्रवाई के लिए जो ग्राउंड बना, तो वो उसमें आप इनकार तो नहीं कर सकते कि जब आपने एंटरटेनमेंट चैनल का लाइसेंस हासिल किया है, वो चंद लाख रुपए में मिलते हैं, और जबकि न्यूज चैनल के जो लाइसेंस है वो करोड़ों में मिलते हैं। तो ये तो दुनिया में किसी जगह है ना कि अभी जिस चीज का आपने लाइसेंस की हासिल किया है आप वो करें। लेकिन पिछले 4-5 साल से हुकूमतें की यार ये जो अदारे हैं ये क्यों नजरअंदाज कर रही थी, ये भी तो एक सवाल पैदा होता है ना। जी, तो जी, जी। ये तो मैं मुकम्मल बरज़म्मा नहीं करार दे रहा हुकूमतों को। ये हुकूमत भी रवायती हुकूमतों की तरह वही सारी चीजें कर रही है, वही तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जो माजी की हुकूमतों ने किया है अब मीडिया को अपना हमनवा रखने के लिए। लेकिन साथ ही ऐसे मौके पर ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई है, उसने और ज्यादा सूरत हाल को संगीन कर दिया है, ये मेरा मतलब है। अच्छा अफसर, ये बताया ना कि ये जो इस वक्त एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में सहाफी जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं, जिसमें जो है वर्किंग जर्नलिस्ट ज्यादा हैं, यानी उनकी नौबत फाकों तक आ गई, घर के चूल्हे बुझ गए। लेकिन हमें इस तरह का कोई तहरीक नजर नहीं आ रही है। इनकी जो तंजीमें हैं, PFUJ KUJ जितनी भी है ऑल पाकिस्तान सतह पर, ऐसी कोई तहरीक मुझे नजर नहीं आ रही। क्या वजह है, क्यों नहीं ये सड़कों पर निकल रहे, क्यों नहीं एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, आप जो पूरे के पूरे कौम की पूरे तमाम पाकिस्तानियों का हाल है, एक सहाफी भी उसी माशरे का हिस्सा है, उनका भी वही हाल है। देखिए, किसी जगह पे, मुख्तलिफ जगहों पे जो मुख्तलिफ किस्म के जो वाक़यात होते हैं, इक़दामात होते हैं, किसी एक इलाके के लोगों को शिकायत होती है, तो वो अपने इलाके के बुनियाद पे बात कर रहे होते हैं, बाकी इलाके के लोग जो है उस पर आवाज़ नहीं उठाते। मेरा कहने का मकसद ये है कि कौम जो है वो बहुत बुरी तरह तकसीम है, बिल्कुल इसी तरह सहाफ़ी भी तकसीम है। आपने देखा होगा किसी ज़माने में एक PFUJ होती थी और स्टैंड लेती थी, लेकिन आपको ये इल्म में होगा कि कितने PFUJ हैं। तो एक हमारा एक मिजाज भी बन गया है, क्योंकि हमें जो हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे हुक्मरान रहे हैं, जिस अंदाज से उन्होंने तकसीम किया और पूरी कौम को तकसीम किया। अब मुझे बताइए कि बलूचिस्तान में अगर वहाँ पे इंसर्जेंसी है और वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, वहाँ के लोगों को अगर कोई शिकायत है या उनके लोगों को शिकायत है कि उनके लोग लापता हो गए हैं, जी, तो बाकी जो मुल्क के दीगर लोगों को उसकी परवाह ही नहीं है। तो अगर अब देखें कि अभी पिछले दिनों ये खबर आई कि सराइकी बेल्ट के लोगों ने एहतजाज किया कि उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, तो बाकी मुल्क के लोगों को उसकी परवाह ही नहीं है। तो हम अब पूरी कौम
गलत के खिलाफ नहीं उठती, बस ये अपने लोगों के खिलाफ अपने मसाइल के लिए उठती है। तो इस तरह तकसीम है। आप इलाकाई बुनियादों पे, ज़ुबान की बुनियादों पे, फ़िरक़ा की बुनियाद पे बज़ाहिर ये पूरी कौम तकसीम नज़र आती है। तो सहाफ़ी भी तो इसी कौम का हिस्सा है ना। तो सहाफ़ी भी मुनज़्ज़म नहीं है, सहाफ़ी भी तक़सीम है। और जब तक़सीम है तो उनको तक़सीम जब हो जाते हैं तो उनको ख़रीदो-फ़रोख्त बहुत आसान होती है उनके ऊपर। और अब मैं तो ये भी कहूँगा कि शायद अब वो कीमत भी नहीं रही कि जो ख़रीदो-फ़रोख्त की जा सकती है। आप कुछ करने के काबिल ही नहीं रहे कि देखें ना, ख़रीदो-फ़रोख्त तो उस वक़्त होती है जब आप कुछ करने के काबिल होते हैं, कुछ कीमत होती है मार्केट में तो। तो अब इतनी ज़्यादा तक़सीम हो गए हैं कि आप खुद ब खुद आप एक ग्रुप अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आपकी हमनवाई में शामिल हो जाता है। तो दूसरा भी उसके मुकाबले में और ज़्यादा हमनवाई शुरू कर देता है। तो आपको अवाम का जो हक़ है सच पहुँचाने का, सच जानने का, और उससे वो महरूम होती है। तो आप ओवरऑल तो बहरहाल पूरी कौम मुतासिर हो रही है। तो ये है बुनियादी वजह कि तक़सीम। आप समझते हैं कि तक़सीम अगर नहीं हो तो निस्बतन आपका रिएक्शन ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज से आ जाए। तो ये मसला है असल में बुनियादी। अच्छा अफसर, देखो ये आप देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, किसी टॉक शो में या किसी चैनल में कोई ऐसी मतलब इनको कवरेज भी नहीं मिल रही कि भाई आप इस पे कोई प्रोग्राम करें, कोई हुकूमत से एहतजाज करें, लोगों को उकसाएं, लोगों को मोटिवेट करें, कम से कम अपने जर्नलिस्टों को तो उकसाएं भी वो सड़कों पे आ जाए। इसलिए सिर्फ कराची का या सिंध का, ये पूरे मुल्क में हो रहा है। हर जगह मतलब कि हर जगह का मीडिया मैन इससे मुतासिर हो रहा है। जाहिर है कि 24 चैनल जो था वो सिर्फ कहने में कराची से नहीं था, लाहौर से था, पूरे मुल्क को कवर कर रहा था। हर सूबे के लोग उसमें मुलाजिम थे, काम कर रहे थे। तो मतलब है कि सब लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं ना। ये बताएं। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, आप ये ध्यान में रखिए कि आप एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके पैरेलल और इससे ज्यादा मुस्तहकम अंदाज से आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया आ गया है। और डिजिटल मीडिया जो सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, वो इतनी ताकत से आया है कि आपका जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी उनका सहारा लेने पे मजबूर है, और वो भी अपनी सारी चीजें सोशल मीडिया पे ही लेके आ रहा है। तो आप ये ध्यान में रखें कि आपके इस रवायती मीडिया के मुकाबले में एक और मीडिया सामने आ चुका है। तो एक तो मीडिया या सहाफत को सिर्फ एक चैलेंज नहीं, कई चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस के अंदर जो सूरत हाल है वो यही है कि अब मुझे बताइए कि हर मीडिया हाउस, हर जर्नलिस्ट जब आप तकसीम होते हैं तो फिर हर कोई अपनी अपनी सोच रहा होता है कि अपना दस्तार को किस तरह संभाले, अपना मुकाम किस तरह बनाए, अपने मफादात कैसे हासिल करे। तो इस मफादात की दौड़ में वो एक उसूली तौर पर एक जद्दोजहद के लिए वो कैसे खड़ा हो सकता है। तो सारी इन्वायरमेंट की सूरत हाल है। अगर आप लोगों की जब तक ये समझ नहीं आएगी कि सब लोग मुत्तहद होकर मसाइल के हल के लिए उठें, खड़े हों, काम करें, तो उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। बहुत ज़्यादा कुछ बेहतरी यकीनन आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं होगी कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि आप हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर के तहत तब्दील कर लें। आप मार्केट को देखेंगे और मार्केट को देखते हुए आपने मार्केट का नतीजा भी यही निकलना था जो आपका आजकल निकल रहा है। तो मीडिया मार्केट जो है वो काफ़ी सुकड़ गई है। तो उसके नतीजे में ये जो सूरत हाल है उसका माज़रत चाहता हूँ कि इस पे कॉल आ गई थी। तो उसके नतीजे में मार्केट की जो सूरत हाल है उसके अपने असरात मौजूद है। और फिर तीसरा फैक्टर ये है कि आपके पैरेलल आपका सोशल मीडिया आ गया है। अब मुझे बताइए, आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को तनख्वाहें कहाँ से मिले, कैसे मिले? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया चलता किस तरह है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में। अब एडवर्टाइजमेंट का रुख सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है, आप कह रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अब अखबारात सबसे पहले मुतासिर हुए क्योंकि टेलीविजन आ गया। जब टेलीविजन के बाद अब आ गया है सोशल मीडिया, अब इश्तहारात का रुख सोशल मीडिया की तरफ है। तो फिर जाहिर है जब आपकी इनकम नहीं होगी तो आप वो तनख्वाहें कैसे देंगे? कोई फलाई अदारा तो नहीं चला रहे ना, वो कोई एक बिजनेस कारोबारी अदारा है, एक अर्निंग करते हैं तो वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सकते हैं। लेकिन अब देखें इसका नतीजा क्या निकला है कि पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है 3-3, 4-4 महीने, 5-5, 6-6 महीने तक लोगों को तनख्वाहें नहीं देते और बगैर तनख्वाहों के एक तरीके से बिगाड़ ले रहे हैं। असल में अफसर आप ये देखो ना कि जो मेरी इत्तला है कराची से या ये मीडिया हाउसेस से मुतालिक, अब अगर आप चैनल्स को देखें तो इश्तिहारात तो उनको मिल रहे हैं। अब ये भी नहीं कि वो नहीं कमा रहे हैं, पैसे तो वो कमा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि वो एक कारोबार की सूरत इख्तियार कर चुका है तो कोई भी कारोबार का जो सरबराह है, जो सेठ है, वो अपने नफे में भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर रहा। नफा तो उनको हो रहा है
लेकिन चूंकि पहले के मुकाबले में नहीं हो रहा, अब नफा कम हो रहा है, तो लिहाजा वो उसका जो बदला है या उसका जो ज्यादती जो कर रहे हैं, वो हुकूमत का तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उसका इंतकाम का निशाना जो है अपने सहाफियों को बना रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। मतलब आप इस पर भी कुछ कहना कि कमा तो रहे हैं, ये कि नहीं कमा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल देखें आपने खुद कहा ना कि उनके मुनाफे में कमी आई है। जब मुनाफे में कमी है, देखें एक बार जब मुनाफा ज्यादा होता है ना, तो फिर वो अपने हिसाब से उसी हिसाब से अपने अखराजात को भी फैलाते हैं। जब मुनाफे में कमी होती है तो हर शख्स में, एक घर की आमदन अगर कम हो तो अपने उसी में गुजारा करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर तो आपके आमदन ज्यादा हो तो अपने अखराजात भी उसी तरह फैला लेता है, वो तो नेचुरली फैलते हैं। तो आपने वहाँ पाकिस्तान में ये भी हमने देखा कि जो मुनाफे में थोड़ी सी कमी आई है तो उसने असर बहरहाल डाला है। और दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये कि ये जो मालकान का तो इशू नहीं है ना। अब मालकान सबसे ज्यादा देखें, अब सबसे ज्यादा ये हो गया है कि जो एडिटर्स हैं, जो माजी में अखबारात के एडिटर्स और जो होते वो प्रोफेशनल लोग होते थे, मालकान उसमें अमल दखल नहीं करते थे। लेकिन अब तो चैनल है या अखबारात हैं, उसके मालकान ही उसके एडिटर इन चीफ में वही फैसला करते हैं एक एक चीज का। तो उसके जो सारे कारोबारी अदारे जो हैं वो मफादात के लिए, अपने बिजनेस के लिए खड़े हुए हैं और वो डिक्लेयर है कि ये बिजनेस के अदारे हैं, तो वो अपने बिजनेस में के फायदे उठाते हैं। उनका मकसद थोड़ी है कि वो उसूल और कायदे और जो आफाकी वो जो उसूल है उसके लिए वोट खड़े हों। वो कोई सवाब कमाने के लिए तो खड़े नहीं हुए, पैसा कमाने के लिए खड़े हुए हैं, तो इसके लिए वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये मसला है, मसला सिर्फ ये है कि माजी में भी ऐसा हुआ और अब इसमें शायद इसमें और ज्यादा ज्यादती हो गई है कि आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे। जी जो हमारे तो यहाँ पे हुकूमत की कमजोरी है, यहाँ पे हुकूमत की मफादात हैं, जो जिनके मफादात मालकान पूरे कर लेते हैं तो इसलिए वो उनको रेगुलेट नहीं करती। और जहाँ मफादात पूरे नहीं होते, वो जहाँ अपना वो अपनी वो जो कहते हैं कान मोड़ना शुरू कर देती और उनकी पकड़ फौरन कर लेती है। पकड़ करने में तो बहुत तेज है, पकड़ लेते कर लेते हैं। और इसी सूरत हाल का नतीजा है कि आप इज़हार राय की आज़ादी मुतासिर होती है। लोग अपनी नुक्ता नज़र की खुलकर वजाहत इसलिए नहीं कर पाते कि उनको पता है कि बहुत आसानी से उनके कान मोड़े जा सकते हैं। तो जी। अच्छा असफर, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए सहाफ़ियों के, मीडिया के मसाइल को हल करने के लिए? इमरान खान की हुकूमत को अब क्या करना चाहिए? मतलब है कि ये कैसा ये बहरान का खात्मा होगा? अगर हुकूमत चाहे तो क्या कर सकती है? नहीं, मसला ये है कि हुकूमत क्यों चाहे? हुकूमत को कोई प्रॉब्लम है क्या मौजूदा सूरत हाल से? हुकूमत को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कुछ वो चाहेगी। एक दूसरी बात ये कि अगर वो ये चाहे लोगों के मसाइल हल करने के लिए, तो क्या ख्याल है कि जिनसे उनके काम निकल रहे हैं, जो मालकान से कान उसके मरोड़े, या वो उनको मरोड़ेंगे जो कमजोर हैं? तो इनके मकासद में है ही नहीं कि ना ये सहाफियों का मैंडेट लेकर के पाकिस्तान में इक़्तिदार में आए हैं, तो इनके मकासद में नहीं। आप सिर्फ एक सहाफत के शोबे को नहीं, आपके तमाम दीगर शोबों को भी देख लें कि रेगुलेटरी किसी भी शोबे में नहीं है। आपके सामने एक इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया कि आपके पाकिस्तान के जो आपके सड़कों पे जो गाड़ियां तो बगैर लाइसेंस के चलाते ही थे, अब तो हवाई जहाज भी बगैर लाइसेंस के उड़ाते हैं 2 नंबर तरीके से। तो ये कहाँ की किसकी कमजोरी है? हुकूमतों की कमजोरी है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट की कमजोरी है ना। जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, एक अदारा बनता है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसका मकसद वजूद उस अदारे का ये है कि एक शहर में तामीर होने वाली तमाम बिल्डिंग को एक कायदे कानून के दायरे में रखे। जब वहां पे वो ये काम नहीं करती तो वो अदारा काम नहीं करता, वो उसके मकसद वजूद ही खत्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ये भी है कि जहाँ पे यानी आप कहते हैं कि हुकूमत इक़दाम करे, अव्वल तो वो हुकूमत को जरूरत ही नहीं पड़ी है कि वो इक़दाम करेगी। अगर वो इक़दाम भी करे तो उसको उसके पेश नज़र तमाम अदारों की रेगुलेशन होगी, और तमाम अदारों के जब रेगुलेट करने शुरू करेंगे तो जो असल ताकतें पाकिस्तान में हुकूमत कर रही हैं उन पे ज़र पड़ेगा, तो वो भी एक रुकावट पड़ेगी, वो भी एक रुकावट आएंगी सामने। तो वो जो इसलिए किसी भी शोबे को, किसी भी अदारे को रेगुलेट करने की जो पॉलिसी है वो उस पर कामयाबी हासिल नहीं हो पाती। मैं असल में इसलिए मैंने सवाल किया था ना कि ये अक्सर ये मीडिया हाउसेस के जाने जो मुतासिर मीडिया हाउसेस हैं, उनका कहना ये है कि भाई हमारे इश्तिहारात जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, लिहाजा इस वजह से हम आताब का शिकार है, माली बुरान का शिकार है। इसलिए मैंने सवाल किया था कि क्या वाकई हुकूमत ने उनके इश्तिहारात बंद कर लिए या उनका ये महज एक प्रोपेगेंडा है?
नहीं, नो डाउट के उनके इश्तहारात में कमी तो आई है माजी के मुकाबले में। माजी की हुकूमतों ने इश्तहारात को अपने एक सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल किया, और मौजूदा हुकूमत अभी उस मौजूदा हुकूमत को का तर्ज अमल, कोई रवैया कोई मुख्तलिफ नहीं है, जी उससे जी। ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन लेकिन हुकूमत जो है वो वैसे ही माली इक्तसादी संगीन सूरत हाल से दो चार है। तो जी जी। उसके नतीजे में इनके पास पैसे ही नहीं है कि लोगों को पैसे खिला सकें, लोगों को दे सकें। तो जो जो ताकतवर होता है वो आगे बढ़कर अपने हिस्से का पैसा, बल्कि उससे बढ़ के पैसा ले लेता है। जैसा कि आपने देखा कि बजट में कुछ अदारे की बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हुआ, और बाकी अदारों के ज़ाहिर है फिर कहीं ना कहीं तो उसकी कटौती करनी पड़ती है। तो ये तो गैर जरूरी अदारे हैं जिसके लिए वसाइल रखे जाए ना। तो गैर जरूरी अदारों को वसाइल कहाँ से देंगे जब जो उनकी तरजीहात में नहीं है। तो अगर आप सब समझते हैं कि हुकूमत मीडिया हाउसेस के फंड्स रिलीज करने शुरू कर दे, तो ये एक मसनूई चीज होगी। असल में देखें, मार्केट को मार्केट से ही रेगुलेट करने देना चाहिए। ओरिजिनली आप अगर पैसे देना शुरू करेंगे तो बहुत सारे, यानी जो खुर्दरो जो होते हैं ना, खुर्दरो भी पैदा हो जाते हैं, और वो उनको नजर आता है कि हुकूमतें पैसे बांट रही हैं, तो उस माने अपना हिस्सा वसूल करने के लिए आ जाते हैं। तो आप मार्केट को मार्केट से रेगुलेट होने दें, मार्केट अपने हजम के मुताबिक आएगी तो सूरत हाल में बेहतर ही आएगी। यहाँ पे जिस फील्ड में मुझे बताइए कि एक मुल्क में हर शख्स को देखो एक डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, बाकी कुछ बनना ही नहीं है। बाकी शायद मुल्क के अंदर जब एक वक्त अब ये कि डॉक्टर और इंजीनियर भी आप को भी बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आपकी तो प्लानिंग होती है ना हर चीज में। अब सहाफत में जितनी तादाद में लोगों को आना चाहिए उससे कितनी बड़ी तादाद में लोग आ गए, तो इसका नतीजा ये भी निकलेगा। मैं किसी भी सूरत में हुकूमतों को बरीजुम्मा करार नहीं दे रहा, क्योंकि हुकूमतों का ही काम है रेगुलेट करना। वो अपने फराइज में नाकाम है, जिसके नतीजा ये निकल रहा है, ओवरऑल नतीजा ये नहीं निकल रहा है। ओवरऑल सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बहरहाल हुकूमतों की होती है जो लेकर सिस्टम को चल रहे हैं। जी, क्या आप ये बताएं कि आज़ादी सहाफत पर कदहन लगाने के लिए एक बड़े मीडिया हाउस की मालिक की गिरफ्तारी, या अब तक वो ज़ेर हिरासत है, मैं बात करूं मीर शकील उर रहमान की, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो उनका नारा है ये सही है, या जो गवर्नमेंट कह रही है वो सही है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, मैं बहुत ज़्यादा अंदर की खबर दे सकता हूं, लेकिन उसकी मेरे पास मैं प्रूफ करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगा, तो लिहाजा मैं वो चीज़ें नहीं दूंगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बहरहाल मैंने आपको बताया ना कि 24 की जो मिसाल मैंने दी, हुकूमतें जहां गर्दन पे हाथ डालती हैं, कान मरोड़ती हैं, तो उसका पहले जवाब तो बना लेती है ना। तो आपको जवाब तो था उनके पास ना कि भाई आप लाइसेंस आपका जो है वो एंटरटेनमेंट का है, आप खबरें चला रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी, एक मिनट, सॉरी, दोबारा वो कॉल आके फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पे भी जो भी कार्रवाइयाँ हैं उसमें इन्होंने इतना पैसेज दिया था ना, इतना मौका दिया था कि उसके मुताबिक इनको पकड़ जा सके, तो इसलिए वो किया गया और वो हुआ। लेकिन बहरहाल ये सारी खेल जो नजर आता है वो इसीलिए है कि मुल्क का सबसे बड़ा मीडिया हाउस जो है वो हुकूमत के ताबे हो जाए और हुकूमत के वो कर जाए। दूसरी तरफ मैं ये भी बता दूं कि ये ताबे होने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ये अपनी कीमत वसूल करना चाहते हैं। तो शायद झगड़ा इसी बात का है कि कीमत का तायुन नहीं हो पा रहा। जिस दिन कीमत का तायुन हो जाएगा सारे मामले हल हो जाएंगे। लेकिन अभी इस सिलसिले में जब बात हुई कि इमरान खान के करीबी जराए से, साथियों से, तो उनका तो कहना यह है कि भाई हम मतलब हुकूमत का, सियासी हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, गिरफ्तारी में और इससे हिरासत में रखने में दूसरे लोग शामिल हैं, किसी और कुव्वत की जानिब उनका इशारा है। आप क्या कहते हैं उस पर? ये तो एक उसूली मौकफ है, हर हुकूमत, हर दौर के लोग यही उसूली मौकफ का इजहार करते हैं, और ये भी अच्छा आसान तरीका है कि एक दूसरे की तरफ इशारा दे दें। लेकिन ये भी अपनी जगह पे सही है कि जो लोग इस वक्त मुल्क में इस निज़ाम को चला रहे हैं, तो जाहिर है उनके भी मफादात हैं। लेकिन ये सारा मामला वही है कि यानी कीमत का तायुन हो जाए, मामला तय हो जाए, बस ये है। चाहे वो सिविलियन हुकूमत से हो या कि जो असल इक़्तिदार जिन लोगों के हैं उससे हो। तो जो होता ये है कि जो लोग इक़्तिदार में होते हैं, चाहे जिन मालूम है, मामला उन्हीं से होते हैं, तो उन्हीं से तय होते हैं, तो फिर मामला तय होते हैं, वरना तो ज़ाहिर नहीं हो सकेंगे, आगे नहीं हो सकेंगे मामला। तो अब
तो ये अगर जो लोग आपको ये कहते हैं हुकूमत के हल्के कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि फिर वो हुकूमत में बैठे हुए क्यों हैं, वो किस काम के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल तो सही। अगर हुकूमत का मामला नहीं है तो फिर तो ये तो सारा काम हुकूमत का ही है ना। तो कोई और मामला तय कर रहा है और आप हुकूमत में आप बैठे हुए। तो एम्पायर की जो इस्तिलाह है उसको तो मुतारफ कराने वाली भी यही लोग है ना। एम्पायर हाँ। कौन है, एम्पायर कौन है, किसी को भी सबको पता है और कोई भी कुछ नहीं कहता है एम्पायर के बारे में। हाँ। अच्छा, अब ये बताएं कि वाशिंगटन में कैसा देखा जा रहा है ये कराची पाकिस्तान की मीडिया की प्रॉब्लम को, मतलब कैसा देखा जा रहा है वहाँ, क्या इस पर रद्द अमल है, आप क्या कहते हैं? बस थोड़ा सा, मैं कोई इतने ज्यादा, आपको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ जो चीजें होती इतनी ज्यादा उसको ज़ेर गौर चीजें तो नहीं होती। और लेकिन ये है कि यहाँ पे हर अदारा अपना अपना काम कर रहा होता है, तो मीडिया की सूरत हाल के ऊपर भी एक स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आ जाती है, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर में आ जाती है, तो वो इंसानी हुकूक की सूरत हाल पे भी आती है, वो इस पर नजर रखते हैं। और वो पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी या इज़हार राय की आज़ादी की जो शरह है वो आपके सामने है। और कोई इतनी अच्छी नहीं है, दुनिया के जिन ममालिक में सूरत हाल ख़राब है उनमें पाकिस्तान की भी शामिल है। उससे ज़्यादा कुछ बेहतर सूरत हाल कोई भारत में भी नहीं है, उससे ज़्यादा कोई चाइना में कहते हैं कि शायद इससे भी ज़्यादा कहीं से ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। तो कम आप मशरिक़ी वस्ता के ममालिक में आप चले जाएँ, तो आप सऊदी अरब किसी मुल्क में देखें, वहाँ भी कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। ईरान के बारे में तो खुल के आता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पाबंदी है और ये वो, तो हर एक का अपना अपना एक पैमाना होता है और उसके मुताबिक मेरा जहाँ तक ख्याल है अपना असफर इमाम के, मीडिया की जितनी आजादी मैंने पाकिस्तान में देखी ना, मुझे ऐसी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती यार। ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सही है कि हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है कि आजादी जिम्मेदारी के साथ होती है। हमारे यहाँ जो हम आजादी को एंजॉय करना चाहते हैं बगैर जिम्मेदारी के, यानी मैं इज़हार राय की आजादी के लिए लड़ रहा हूँ, चाहे इस इज़हार राय की आजादी में दूसरे की को नुकसान पहुंच जाए, दूसरे का कितना भी उसमें उनके जाती प्राइवेसी जो है वो मुतासिर हो जाए, कोई मसला नहीं है, हमें आजादी राय की चाहिए। तो चूंकि कंट्रोल नहीं है ना, आप देखें ना, जुल्म ज्यादती देखें वहां पे होती है जब कंट्रोलिंग अथॉरिटी या रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है वो अपना काम नहीं करती, तो फिर उसके नतीजे में ज्यादती ही होती है, चाहे लेफ्ट साइड पे ज्यादती हुई, चाहे राइट साइड पे जाए, चाहे यानी नीचे दबाव में आ जाए, चाहे वो ऊपर वाले को दबाव में ले आए, किसी भी शक्ल में वो रेगुलेट नहीं है। बुनियादी मसला ये है कि रेगुलेट नहीं है, और रेगुलेशन ने क्या जब मुतासिर होती है तो फिर वहां पे ज्यादती है। कहते हैं ना कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं है फिर वहां जुल्म है। सही, तो ठीक है ना, तो ये असल में। असफर इमाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। मैं हनीफ दुआमी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दुआमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द अवामी। पाकिस्तान में हमेशा हर दौर हुकूमत में मीडिया जो है वो आताब का शिकार रहा है, मगर मौजूदा दौर हुकूमत में इस में शिद्दत आ चुकी है। एक के बाद एक मीडिया हाउस और अखबारात बंद होते जा रहे हैं। एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में सहाफ़ी बेरोजगार हो गए हैं। इसी सिलसिले में मैंने कराची से एक मशहूर सहाफ़ी ताबान जफर को वीडियो लिंक पर लिया है और उनसे हम बात करते हैं इस सिलसिले में। ताबान, आपको मैं वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। ताबान जफर जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं कराची के इस सूरत हाल को मीडिया के मुताबिक, जो पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है? अच्छा, ये कराची की सूरत हाल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल ही तकरीबन यकसा है। वो जो किसी दिल्ली के शायर ने कहा था, जो दिल्ली का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो यहाँ भी कुछ सूरत हाल यही है कि जैसे पूरे मुल्क की सूरत हाल है वैसी लगभग मीडिया की सूरत हाल है, ये शायद उससे बदतर है। शायद जो आप पूछना चाह रहे हैं कि ये सूरत हाल क्यों है और यहाँ तक ये सूरत हाल क्यों पहुंची, उसका जवाब बड़ा मुश्किल है और शायद कुछ पेचीदा भी है। अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं, पस मंजर में जाऊं, तो जब इलेक्शन कैंपेन्स चल रही थी तो मीडिया पे समझिए आप टेलीविजन चैनल्स पे बाहर आई हुई, मतलब हमारे पास इतने इश्तहार होते थे कि बाज़ औक़ात मुझे ऐसा लगता था कि कुछ को शायद मना भी कर दिया जाए, लेकिन वो मना नहीं होते थे। जो हमारे चैनल पे बुलेटिन में, प्राइम टाइम के बुलेटिन की अगर मैं बात करूं 6 में और 9 में, अगर 22 मिनट के इश्तहार थे इलेक्शन कैंपेन से पहले, तो वो बढ़ के 24 मिनट और 25 मिनट के हो गए। और हमें ये इंस्ट्रक्शन थी कि देखो जी, इश्तहार पूरे चलाने, कंटेंट टाइम कम होता रहा और इश्तहार बढ़ते गए।
तो वो पीक पे था और हर मीडिया चैनल ने, जिसको आप मीडिया मालिकान कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, उन्होंने खूब अच्छी तरह कमाया था। उस वक्त सैलरीज की प्रॉब्लम नहीं थी, ऑन टाइम सैलरीज मिल रही थी। कुछ चैनल्स में, मैं अब नाम नहीं लूंगा, कुछ चैनल्स में वक्त से पहले भी सैलरीज मिल जाती थी और अच्छे पैकेजेस पे लोग थे, लोगों को निकाला भी नहीं जा रहा था, शायद ये धड़का भी नहीं था कि लोगों को निकाला जाएगा। सॉरी। लेकिन इलेक्शन के बाद, पीटीआई हुकूमत बनने के बाद अचानक सूरत हाल तब्दील हो गई। आप समझिए एक तरह का यू टर्न आ गया इसमें भी। सबसे पहले तो ये हुआ कि हमें ऐसा लगना शुरू हो गया कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो मीडिया इंडस्ट्री है, न्यूज इंडस्ट्री है, वो फ्लोरिश करे। फ्लोरिश तो क्या करे, वो जिन पैरों पे खड़ी हो गई है वो उन पैरों पे भी खड़ी रहे। मैं इसके लिए सिर्फ एक मिसाल दूंगा आपको कि फवाद चौधरी साहब जो वजीर इत्तलात बने थे पहले, उन्होंने पीटीवी पे जो अपना पहला इंटरव्यू दिया था, उसमें जो सबसे अहम बात थी और जो सबसे नोटेबल बात थी वो ये थी कि उन्होंने इस पे बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया था कि यार दुनिया भर में कहां ऐसा होता है कि न्यूज चैनल्स के ऊपर इतने इतने इश्तहारात हों और न्यूज चैनल्स को इतना इतना बिजनेस मिले। दुनिया में एंटरटेनमेंट चैनल्स को ज्यादा मिलता है, दुनिया में स्पोर्ट्स चैनल्स को ज्यादा मिलता है। हमारे यहाँ ये अजीब मसला है कि एंटरटेनमेंट से ज्यादा न्यूज चैनल्स को रेटिंग्स मिल रही हैं और न्यूज चैनल्स को बिजनेस मिल रहा है। तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली कह दिया था कि हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी है कि हम न्यूज की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, हम एंटरटेनमेंट को उठाएंगे, हम फिल्म्स बनाएंगे, हम स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो देंगे। और बाद में ये सामने आ रही थी बात कि इनकी ज्यादा तवज्जो सयाहत की तरफ है। इमरान खान से लेके हर छोटा बड़ा शख्स यही कह रहा था कि जी हम सयाहत की इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। तो कहने की बात यह है कि वो पहले दिन से नजर आना शुरू हो गया था कि शायद न्यूज मीडिया इनके लिए इतना पसंदीदा नहीं होगा मौजूदा हुकूमत के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको अगर मैं कहना चाहूं और कह दूं तो वो डीप स्टेट है, तो वो भी नहीं चाहती कि मीडिया अपने पैरों पे खड़ा रहे और वो बात करे जो उनके लिए नापसंदीदा हो, जिसको वो फौरी तौर पे गद्दारी और वतन दुश्मनी के माने पहना देते हैं। और आपको पता है कि मतीउल्लाह जान जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मीडिया के दरवाजे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो मुस्तकिल तौर पे बंद हो गए। तलत हुसैन जैसा आदमी, जिसको बाज लोग ये कहते थे और समझते थे, एक मेरे इंडिया के दोस्त ने जो हमारे लिए दिल्ली से काम करता था, उसने ये कहा कि तलत हुसैन के चैनल में वो भी काम करता था, उसने कहा कि भाई तलत हुसैन एंकर्स का एंकर है। और वाकई ऐसा था भी एक मौके पे। लेकिन मीडिया की कुछ अपने अंदर के चपकलिशें और खलफचार और कुछ बाहर से, तो ये सब मिल मिला के इस कंडीशन में हम पहुंचे जहां अब हमारे पास ना शायद उस तरह की इज्जत वकार है, ना हमारे पास कोई मुस्तकबिल की उम्मीद है। और हाल तो आप देख ही रहे हैं कितना तारीख है। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है मीडिया के साथ इस वक्त इमरान खान की दौरे हुकूमत में, तो ये कोई इत्तेफाकिया नहीं है बल्कि उनकी हिकमत अमली का नतीजा है। और इसमें अभी कमी के बजाय इसमें मजीद इजाफा होने का इम्कान है। इससे तो ये जाहिर होता है। आप ये कहना चाहते हैं? देखिए मेरा ये तज्जिया है, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, ये मेरा तज्जिया है, मेरी इत्तला या खबर नहीं है। लेकिन जो हालात व वाकयात हैं और जिस तरह की चीजें हम देखते हुए चले आ रहे हैं और उनके नतीजे में जो नताइज मिल रहे हैं, उससे बज़ाहिर यही अंदाजा हो रहा है। एक बात और भी है जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है, शायद दूसरे दोस्तों के लिए भी हो। हम रेटिंग्स को देखते हैं कि हमारी रेटिंग्स क्या आ रही हैं। पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से कोरोना के बाद से रेटिंग्स न्यूज चैनल्स की तबाह हो चुकी हैं। वो इस लिहाज से कि जो रेटिंग का चार्ट होता है उसमें जियो अमूमन पहले नंबर पे होता है और एयरवाई दूसरे नंबर पे होता है। तो जो हमारा प्राइम टाइम का बुलेटिन है, वो जब जियो टॉप कर रहा होता है तो उसकी 4.6 या इवन 5 तक भी जाती है और उसके पीछे पीछे हम होते हैं 3.5 पे होते हैं, कभी 2.5 पे होते हैं। अब सूरत हाल ये हो रही है कि वो रेटिंग इतनी बुरी तरह नीचे ड्रॉप हो गई है कि अब टॉप जो कर रहा है चैनल वो 2.5 2 1.5 इस रेटिंग पे टॉप कर रहा है। और 6 का बुलेटिन जो 1.5 और 2 पे टॉप कर रहा होता था या 2.5 पे कर रहा होता था, वो 0.5 और 0.6 पे आ गया है। मतलब इससे पता चल रहा है कि हमारे पास व्यूवरशिप हमारी बुरी तरह कम हुई है, हमारी आई बॉल्स बुरी तरह कम हुई है। बल्कि आज मैं अपने एक साथी से बात कर रहा था जो इन्हीं चीजों को देखता है, उसने मुझे कहा कि यार एंटरटेनमेंट चैनल्स का भी हाल बुरा है। उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि आप जैसे साथियों ने यूट्यूब चैनल बना के हमारे पेट पे ठीक ठाक लात मारी है, अब लोग सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा राग़िब हो गए हैं, वो मेन स्ट्रीम चैनल को नहीं देख रहे। शायद मेन स्ट्रीम चैनल को वो देख रहे हैं लोग जो ये समझते हैं कि यार ऑथेंटिक नहीं होती हैं सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे चीजें, वो समझ रहे हैं कि जी वो ऑथेंटिक चीजों के लिए हमें मेन स्ट्रीम चैनल पे जाना है।
अगर जब ये उनके दिल में और उनके जहन में ये बात पुख्ता हो गई कि नहीं मेन स्ट्रीम चैनल से ज्यादा ऑथेंटिक फेसबुक पे है या यूट्यूब पे है, तो शायद हमारा ये व्यूवरशिप भी चला जाएगा, तो हमारा तो धंधा ही तेल होने जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे अवामिल हैं, मतलब जैसे सारे के सारी इंडस्ट्री नीचे की तरफ जा रही है और हुकूमत कह रही है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, हुकूमत कह रही है हम उनको ऊपर लेके आएंगे। जैसे 2 दिन से ये ऐलान हो रहा है, आज तो खासतौर पर उसमें मलदरामद शुरू हो गया कि जी जो तामीराती हाउसिंग इंडस्ट्री है उसको हुकूमत की तरफ से सपोर्ट है, उसको रियायतें दी जा रही हैं, उसको सब्सिडी दी जा रही है। इस किस्म की सोच दूर दूर तक कहीं मीडिया इंडस्ट्री के लिए नहीं है। हालांकि मेरा ख्याल है इन्हें ये सोचना चाहिए, अपनी सारी बुराइयों के बावजूद इस इंडस्ट्री ने भी बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, बहुत सारे लोगों के चूल्हे जल रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता वो भी बंद हो जाते हैं, वो भी सड़कों पे आ जाते हैं, तो क्या एक और बड़ा क्राइसिस नहीं आ जाएगा? अच्छा ताबान, ये बताओ कि ये सब कुछ तो है, मीडिया इस वक्त आताप का शिकार है, हजारों की तादाद में वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो रोड पर आ चुके हैं, नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसमें अब इनकी जो तंजीमें हैं KUJ और PFUJ, वो कहाँ आपको नजर आ रही है? हमें ऐसा कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, कोई तहरीक नजर नहीं आ रही जो इनके लिए आवाज क्यों उठाए, कोई तहरीक चलाए। वो ये सब क्यों खामोश है सबके सब? हम देखते हैं कि एक सेठ अगर गिरफ्तार है तो उसके लिए तो रोजाना एहतजाज का सिलसिला जारी है, रोज कोई ना कोई एहतजाज जारी है। लेकिन यहाँ जो हजारों की तादाद में सहाफी बेरोजगार हो चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं, उनके लिए न तो कोई प्रोग्राम हो रहा है किसी टॉक शो में, न किसी बड़ी सतह पर कोई आवाज उठाई जा रही है, न कोई तहरीक है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, मैं कभी भी जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहा हूं, प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं रहा हूं, तो मैं इस पे जो राय दूंगा वो बड़ी मोहताद भी राय होगी और बड़ी महदूद भी राय होगी। वो जरूरी नहीं है कि दुरुस्त हो, सिर्फ मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पे आपको बता सकता हूं। मतलब मेरा अहफाज साहब से करीबी ताल्लुक रहा है और अहफाज साहब बहुत एक्टिव पार्ट प्ले करते थे जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में और जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स में। एक वो भी था जब अहफाज साहब ने खुद डंडे खाए थे, जब आपको याद होगा सैफरमान के जमाने में मीर शकील पे अताब आया था, जंग बंद कर दिया गया था, और उसके बाद भी वो एक्टिव रहे। तो मेरी उनसे कभी कभार बहस भी होती थी। मैं बहुत जूनियर हूं, बहुत छोटा था मरहूम के सामने, वो बहुत बड़े आदमी थे। तो मैं उनसे कहता था कि यार आप ये बताएं, एक दफा बड़ी लंबी चौड़ी हमारी बहस हुई, तो मैं उनसे ये कहता था कि आप पहले जर्नलिस्ट हैं या पहले एक्टिविस्ट हैं? तो उन्होंने तंग आगे एक दफा मुझसे कह दिया था कि नहीं मैं एक्टिविस्ट हूं। हमने अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है, हमने अपने आप को जर्नलिस्टिकली या एक दानिशवराना सतह पे या इल्मी सतह पे इतना मजबूत नहीं किया जितना शायद दूसरे मुल्कों में या दूसरी कम्युनिटीज में है, कि हम ना पूरी तरह एक्टिविस्ट बन सके और ना हम पूरी तरह जर्नलिस्ट बन सके, ना हम दानिशवर बन सके, ना हम अदीब बन सके। हम कोई बीच की बचोली रह गए। तो जिन लोगों ने अपने आप को एज ए एक्टिविस्ट, वो इसके साथ मुखलिस थे, उन्होंने डंडे भी खाए, उन्होंने अपने सर भी फड़वाए, उन्होंने जाके जेलें भी सही, उनके बाद वाली जो नस्ल आई या उनके बाद वाली जो क़यादत आई, उसको अंदाजा हो गया कि यार इसमें डंडे वंडे खाने में कुछ नहीं रखा। जो कुछ बनाना है वो बना लो, किसी भी तरह बना लो, अपने साथियों के लिए बना लो, अपने प्रेस क्लब के लिए बना लो। हो सकता है ये उन्होंने इखलास में ही समझाओ, प्लॉट्स ले लिए, प्रेस क्लब के लिए पैसे ले लिए, लेकिन फिर उनकी रीढ़ की हड्डी वैसी रही नहीं। फिर वो सबके सामने उनको झुकना आ गया, खा वो मालिक हो उसके सामने झुकना आ गया, खा वो हुकूमत हो उसके सामने झुकना आ गया। वो डंडे खाने वाला दमखम निकल गया है। तो अब भी अगर उनमें इतना दम होता तो वो खड़े होते। मुझे तो ऐसा लगता है लाख वो मुखलिस भी हों, हालांकि ये मैं बहुत मोहतात हो के कह रहा हूं कि वो मुखलिस हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है उनमें 2 नंबर भी बहुत सारे हों, बेशुमार होंगे भी, लेकिन ना मुखलिस में दम है ना 2 नंबर में दम है। इसलिए उनसे उम्मीदें रखना तो मुझे लगता है कि फजूल है। हाँ, कोई नई क़यादत आती है, कोई नौजवान खून आता है, वो कोई कुछ और तरह से सोचने लगते हैं, तो हो सकता है बेहतरी आ जाए, लेकिन मौजूदा क़यादत से तो किसी भी किस्म की उम्मीद रखना फजूल है। अच्छा, आप भी ये समझते हैं कि जो ये अखबारात या चैनल जो बंद हो रहे हैं, इसकी जिम्मेवार जो है बराह रास्त जो है ये मौजूदा हुकूमत है? आप ये समझ रहे हैं जिस तरीके से प्रोपेगेंडा ये मालिकान की जानिब से हो रहा है कि भाई हमारे इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं, इश्तिहारात नहीं आ रहे हैं। हालांकि मेरी इतला ये है कि इश्तिहारात तो सब जगह जा रहे हैं, ठीक है, मालिकान को मुनाफे में तो नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अगर ये कहना कि भाई हम बिल्कुल ही नुकसान में जा रहे हैं, हम आपको नहीं दे सकते, तनख्वाहें ये नहीं सकते, मेरा ख्याल है कि ये वो मतलब हकीकत नहीं है। आप क्या कहते हैं इस पर? असल में एक आध चैनल को छोड़ के, वो चैनल खास तौर पे जिसके आप नक्काद हैं और आपको शायद वो पसंद नहीं है, कोई भी चैनल हमारे यहाँ
आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसके बैकग्राउंड पे कोई जर्नलिस्टिक अप्रोच है या कोई नजरिया है या कोई आइडियोलॉजी है या उसका वाहिद काम और कारोबार जर्नलिज्म है। अब तो जिनका वाहिद काम और कारोबार जर्नलिज्म था उन्होंने भी बहुत सारी जगहों पे हाथ पैर फैला दिए हैं। बाकी जो भी चैनल्स आए हैं उनका कोई और बिजनेस था, वो किसी एक खास मकसद से आए थे। बाज़ औक़ात वो अपनी गर्दन बचाने के लिए आए थे, अपने बिजनेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आए थे, या कुछ अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए आए थे। तो उनके लिए तो ये ऐसे ही है कि अगर उनको मुनाफा इसमें डबल और ट्रिपल मिल रहा है तो वो इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर उसमें ऐसा नहीं हो रहा उनको तो या तो वो चैनल बंद कर देंगे या वो जुल्म और अताब उनका जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उस पर गिरेगा, क्योंकि आपको और मुझे तो पूछने वाला कोई है ही नहीं। हम जिससे अपनी सपोर्ट चाहते हैं, ये हमारा ख्याल है कि वो हमें सपोर्ट करेगा, वो रेगुलेटर्स होते हैं, जो बॉडी होती है, जो पैमरा है या जो हमारा महकमा दाखिला है। उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अगर मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही या मुझे बहुत ताखीर से तनख्वाह मिल रही है तो वो उनकी गर्दन दबोचेगा। लेकिन ये सब आपस में या तो मिले में या एक दूसरे से ब्लैकमेल हो रहे हैं या एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो मालिकान की जो जिम्मेदारी है वो तो बनती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी इखलाकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बिजनेस करने आए तो वो कोशिश करेंगे मुनाफा कमाने की, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की। जिसको आप कह रहे हैं कि मुनाफा उनका कम आ रहा है, वो उसको नुकसान ही शुमार करते हैं। इस वक्त बुनियादी जिम्मेदारी उस रेगुलेटर की है जिसने उनको लाइसेंस दिया। अव्वल तो किसी ऐसे शख्स को या किसी ऐसे इदारे को लाइसेंस देना जो आपको लग रहा हो या आपकी इन्वेस्टिगेशन में हो कि ये खालिस बिजनेस के लिए ये लाइसेंस ले रहा है, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ले रहा है या अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ले रहा है, तो इसमें पहली चोरी तो आपकी है, पहली बेईमानी तो आपकी है, पहली बेवकूफ़ी और ज़्यादती तो आपकी है। और उसके बाद अगर वो ये हरकतें कर भी रहा है और फिर भी आपने नजर रख रहे हैं तो वो शायद चोर है, आप चोर की मां है। बिल्कुल सही कहा आपने। अखबारात ने और मीडिया जो है वो सनत की शक्ल इख्तियार कर गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अभी आप अखबारात का या मीडिया का जायजा लें तो आपको, मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें किसी एक आध मीडिया हाउस का मालिक बाज़ाब्ता कोई जर्नलिस्ट आपको मिलेगा, बाकी तमाम के तमाम। अच्छा, सनत होने में कोई बुराई नहीं है, सनत होने में कोई बुराई नहीं है, सनत होना तो अच्छी बात है। मतलब फिर ऐसा लगता है कोई कॉर्पोरेट कल्चर इसमें आएगा, कोई कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर आएगा। हम कब से रोते गाते हैं कि फिल्म को सनत का दर्जा दिया है, इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, तो इसमें भी इंडस्ट्री होने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कुछ कवानीन होते हैं, कुछ लेबर लॉज होते हैं, कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है, तो वो कहाँ है? वो मिसिंग है। आप तो जब अगर इसको कारोबार का दर्जा दे दोगे तो फिर तो वो मिशन जो है वो तो खत्म हो चुका हो गया ना। मतलब फिर तो वो हर फैसला जो आपका होगा नफा नुकसान की बुनियाद पर होगा कि क्या छापा जाए और क्या ना छापा जाए, क्या दिखाया जाए और क्या ना दिखाया जाए। मतलब फिर तो सच्चाई जो है उसको तो मंजर आम पर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह के हम माजी में देखें वो मिशन कहना तो खैर एक बहुत बड़ी बात है। शायद कभी भी ऐसा नहीं रहा, कभी भी मीडिया इंडस्ट्री या इवन अखबारात अगर आप तारीख में भी चले जाएं तो वो मिशन नहीं रही है। पॉलिटिकल मफादात रहे या मॉनेटरी मफादात रहे। मतलब आपका क्या ख्याल है कि जो अल हिलाल निकलता था या कोई और जो सीनियर लोग थे, हमदर्द निकलता था, उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस होते थे, उनके पॉलिटिकल मफादात होते थे। तो मफादात तो रहे, हमेशा से रहे, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, इसमें प्रोफेशनलिज्म ऐड होनी चाहिए। आप अगर किसी की खबर चला रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई बयान चला रहे हैं, तो हमारी आपकी तो पुरानी तरबियत थी कि उसका मौक़िफ़ आना चाहिए भाई, और उसी दयानतदारी से मौक़िफ़ आना चाहिए, उसी दयानतदारी से। तो मेरे ख्याल इतना काफी है। मैं वाइज नहीं हूं, मैं शेख नहीं हूं, मैं कोई किसी मिंबर पे बैठा हुआ जुमे का खतीब नहीं हूं कि मैं लोगों की इस्लाह के लिए काम करूं। मुझे बुनियादी चीज ये है कि मुझे अपनी आवाम के साथ खड़ा होना है, जमहूरियत के साथ खड़ा होना है और इंसानियत के साथ खड़ा होना है। अच्छा, ये एक स्लोगन अभी आम हो गया है कि सहाफत की आज़ादी पर कदगन लगाने के लिए किसी मीडिया हाउस के मालिक को गिरफ्तार किया गया है जो अभी तक जेर हिरासत है। आप क्या कहते हैं इस पर? ये क्या सही है? ये मौक़िफ़ सही है या गवर्नमेंट जो कहती है कि वो सही है? क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल है ये एयरवायर के जर्नलिस्ट से ये सवाल पूछने का तो मतलब ये है कि आप मेरी नौकरी से खेल रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि आप जो है सच कहने में आपने कभी आर महसूस नहीं किया है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने कोई बेईमानी की है या धोखा किया है या किसी मुल्की कानून की उसने खिलाफ वर्जी की है, तो इसमें वो 20 साल हो जाए, 50 साल हो जाए या 100 साल हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आपको कानून के कटहरे में लाना चाहिए और लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी के बारे में पहले से ये राय रखते हो और आप एलानिया कहते हो
कि जी मैं आगे इस मीर शकील नाम के बंदे को छोड़ूंगा नहीं, तो फिर आपका माथा तो ठनकता है कि भाई ये क्या है, क्या इसके कहने की जरूरत थी? अगर वो बेईमान है, अगर वो धोखेबाज है, तो आप कानून को, अपने इदारों को आप आजाद छोड़ दें। आप जब आपका प्लान था या जब आपको उम्मीद थी कि आप हुकूमत में आएंगे, तो आप पहले से इरादा बांध लेते कि जी आजाद इदारे होंगे, अगर कोई मुजरिम है तो पकड़ा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन आपने ये जाहिर कर दिया था कि ये जाती दुश्मनी का मामला है, और बजाहिर ये जाती दुश्मनी का मामला है भी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, वो ये है कि शायद आपको याद हो कि शाहीन सहबाई ने एक दफा कहा था कि यार मीर साहब जो हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट के इतने खिलाफ हैं कि वो तो हमें बिठा के ये कह चुके हैं कि भाई एक दफा एस्टेब्लिशमेंट की और सिविलियन रूल की लड़ाई तो होनी है, बेहतर ये है कि हम सिविलियन रूल की तरफ खड़े हों, बस इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जिस तरफ आपका इशारा था, इमरान खान के करीबी हलकों से जब इस सिलसिले में मेरी जब बात हुई, जो मेरी इत्तला है, उनका तो कहना यह है कि भाई ये इस मसले में हुकूमत बिल्कुल न्यूट्रल है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कुछ और कुव्वतें कर रही हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। अगर इमरान खान आज उसे छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता, ये उनका कहना है। इस पर वैसे वो ये बात ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान न्यूट्रल है इस मामले में, बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़ा के कहूंगा इमरान खान हर मामले में न्यूट्रल है, उसके बजाहिर हाथ में कुछ नहीं है। मतलब काजी फाइज इस समय इमरान खान नहीं है, शायद जहांगीर तरीन के मामले में भी इमरान खान नहीं है, अदालतों के मामले में इमरान खान नहीं है, नैब के मामले में इमरान खान नहीं है, इवन भाषा डैम में भी इमरान खान नहीं है। तो वाकई ये बात तो उनकी दुरुस्त है कि इमरान खान कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि एम्पायर जो है वो मौजूद है, इसका मतलब जो एम्पायर का खाका था वो है, इसका मतलब ये हुआ जिस एम्पायर को इख्तियार खुद उनकी अपनी बनाई हुई है, इसका मतलब सही एम्पायर है, इसका मतलब ये हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। बजाय ऐसे ही लग रहा है कि एम्पायर ना सिर्फ है बल्कि खेल भी वो ही रहा है। अच्छा, अब आप कैसा देख रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को? ये क्या अपना टर्म पूरा करने में कामयाब होगी कि नहीं? किस तरह से आप देख रहे हैं? अच्छा, आप अब कहीं से कहीं और बात को लेके जा रहे हैं। मैं यही खत्म कर, इमरान खान को आप कैसा देख रहे हैं, इसकी हुकूमत को? मतलब क्या मतलब फजलुर रहमान के अलावा जो फीलिंग्स आ रही हैं और जो वाइब्स आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बाकी कोई नहीं चाह रहा कि हुकूमत जाए। सच्ची बात तो ये है कि मैं भी ये नहीं चाह रहा। टर्म पूरी करनी चाहिए लाजमी तौर पे, वो जैसे भी आया है, मुंतखब होके आया है, इलेक्ट होके आया है, सेलेक्ट होके आया है, ये कहने की या नाम की ही सही जो अपोजिशन कह रही है एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन टर्म लाजमी पूरी होना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के जो सेंसिबल लोग हैं, शायद ख्वाजा आसिफ या कुछ और लोग भी, वो भी यही चाह रहे हैं कि टर्म पूरी करें। बजाहिर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम भी इसीलिए खामोश हैं कि ये अपनी टर्म पूरी करे। और जो इमरान खान से गलतियां हो रही हैं, जो उसने जिस तरह के लोगों को अपने साथ सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो एक रोजाना का मजाक ही बन रहा है उनका, मतलब वो एक लाफिंग स्टॉक होके रह गए। तो बजाहिर ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन को कोई ऐसी जल्दी नहीं है, वो चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया है, जो उनके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, वो पूरी तरह अपना नतीजा भुगत ले और उसके बाद शायद वो नेगोशिएशन पे आ जाए। शहबाज शरीफ का भी मुझे स्टाइल यही लग रहा है। अच्छा, अब ये बताएं जाते हुए कि ये क्या मशवरा देंगे कि इमरान खान की हुकूमत को सहाफियों के लिए और मीडिया हाउस के लिए क्या करना चाहिए कि इनकी सूरत हाल बेहतर हो जाए? क्या उन्हें करना चाहिए? इमरान खान क्या कर सकते हैं इनकी हुकूमत? मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि मीडिया को दुश्मन समझना छोड़ देना चाहिए, और इमरान खान नहीं, ये उन लोगों को दुश्मन समझना छोड़ देना चाहिए जिन्होंने परवेज मुशर्रफ और इफ्तिखार चौधरी के दरमियान जो तनाजा था उसके बाद से ये समझ लिया है कि मीडिया किसी और सिमत में खड़ा हुआ है, मीडिया लकीर के किसी और तरफ खड़ा हुआ है। उनको ये समझ लेना चाहिए। तो उसके बाद ही जब आपकी सोच तब्दील होगी तो आपकी नीयत तब्दील होगी, जब आपकी नीयत तब्दील होगी तो आपका अमल तब्दील होगा। तो मेरा ख्याल है ये उनको भी सोचना चाहिए और इमरान खान को भी सोचना चाहिए। पहले उनको सोचना चाहिए, वो सोचना शुरू करेंगे तो कप्तान तो सोच ही लेगा, जब जनरल सोच लेगा तो कप्तान की सोच कहां रह जाएगी फिर। तावान जफर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इंशाल्लाह फिर भी आइंदा भी आपसे बात होगी। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दुआमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी अवामी। पाकिस्तान में वैसे तो हर दौर में मीडिया, सहाफ़ी हमेशा हुकूमती आताब का शिकार रहे हैं,
मगर खान साहब के दौरे हुकूमत में, यानी मौजूदा हुकूमत में, इस अताब में या इस जो बहरान है मीडिया का, इसमें कोई ना सिर्फ शिद्दत आ गई है बल्कि इसमें तेजी और भी बढ़ती चली जा रही है। और एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में सहाफ़ी बेरोजगार होते जा रहे हैं। एक के बाद एक मीडिया हाउस, एक के बाद एक अखबार बंद होता जा रहा है। ये सब कुछ क्या एक इत्तेफाकिया तौर पे हो रहा है या ये मौजूदा हुकूमत की किसी प्लानिंग का, उनकी हिकमत अमली का नतीजा है? इस सिलसिले में मैंने लंदन में मौजूद पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी जाफर रिजवी को वीडियो लिंक पर दावत दी है कि वो आके हमें ये बताएं कि ये सूरत असल में है क्या। जाफर रिजवी, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। आप बताएं हमारे देखने वालों को कि ये असल सूरत है क्या। जनाब जी, बहुत शुक्रिया अवामी साहब, बहुत शुक्रिया। असल सूरत हाल जो है वो अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है जंग और जियो न्यूज़, आप उसके एडिटर की गिरफ्तारी की खबरों से ही अंदाज़ा लगा लें। 125 दिन हो गए उनके एडिटर को गिरफ्तार हुए और वो एक ज़ाती मुकदमे के केस में गिरफ्तार हैं जो ज़मीन की खरीद फरोख्त का था। कोई 34 बरस पुराना मुकदमा है, हर हेडलाइन में वो बता रहे हैं। और 34 साल पुराने केस में उनको अब मुसलसल कैदोबंद में रखा गया है, जो कि किसी भी तरह से बनता नहीं है केस। और अगर केस बनता भी है तो उसका रेफरेंस या उसके सबूत और शवाहिद नहीं है, और अगर है भी तो उनको अपने पास कैद क्यों रखा हुआ है हुक्काम ने, उनको कोर्ट में क्यों नहीं प्रोड्यूस किया जाता और उन पर मुकदमा चला के सही या गलत होने का फैसला क्यों नहीं कर दिया जाता। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मुकदमा सही है या गलत है, हमें इस बात से मतलब है कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए, मुकदमा चलाया जाए। अगर वो सजा याफ्ता है, सजावार है तो उन्हें जेल भेजा जाए, अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें, डॉन जैसे अखबार जो दूसरा बड़ा मीडिया हाउस है पाकिस्तान का, अंग्रेज अखबार जो है और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत है, कोई 3 मरतबा अभी पिछले 2 साल में डॉन का घेराव होते हुए देखा है। नामालूम अफराद डॉन का घेराव करते हैं, डॉन में शाया होने वाली मुख्तलिफ खबरों पर एहतजाज करते हैं, अमला खौफजदा होता है, अरकान डर जाते हैं, सहाफ़ी दबक जाते हैं, लरस जाते हैं और अपना काम करते हुए उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं। ये तो हो गए 2 बड़े मीडिया हाउसेस। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुल्क के हर टीवी चैनल पर, हर अखबार पर आपको एक गहरी छाप दिखाई देती है। ऐसा लगता है सहाफ़ी सहमे हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे हैं, कोई खबर देना चाहते हैं और दे नहीं पा रहे हैं। नतीजा क्या होता है कि हम जंग और डॉन जैसे बड़े मीडिया हाउसेस के साथ साथ बाकी सारी वेबसाइट्स पे, ये मैं आपको डॉन की वेबसाइट कोट कर रहा हूँ, ये खबरें देखते हैं कि फलानी अदाकारा ने फलाने टीवी प्रोग्राम या फलाने फिल्म में अपनी वालदा या अपनी मदर इन लॉ की साड़ी पहन ली। अब ये खबरें हमें देखने को मिलती हैं। या ये कि आसिफ जरदारी कैसी टोपी लगाना पसंद करते हैं, हमें ये देखने को खबरें मिलती हैं। ये कभी खबरें नहीं रही हैं पाकिस्तान में। मैंने और आपने भी बहुत तवील अरसे तक रिपोर्टिंग की है, बहुत तवील अरसे तक सहाफत की है उन्हीं गलियों में, उन्हीं जगहों पे। हमारा और आपका तो काम खैर क्राइम से रिलेटेड रहा, काफी डिफरेंट था, लेकिन शो बिजनेस में भी ये खबरें कभी नहीं रही कि फलाने ने फलाने की साड़ी पहन ली और ये खबर बन गई। ये कभी भी खबर नहीं रही। तो इसका मतलब यह है कि हमें ऐसा लगता है कि सहाफ़ी हमें अपना टाइम पूरा करने के लिए, अपने पेज पर जगह भरने के लिए ऐसी खबरें दे रहे हैं जिन्हें वो खुद भी खबर नहीं समझते। मालूम नहीं वो ये तंज में कर रहे हैं या मालूम नहीं वो ये खौफ में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मीडिया के सहाफ़ियों से जो बैक एंड पर काम करते हैं, जो MCR में, PCR में काम करते हैं, जो एडिटर्स के तौर पर डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करते फील्ड में जाके, अगर आप उनसे बात करें तो वो भी आपको एक अजीब सा फीडबैक देते हैं। वो आपसे कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि हम वो सहाफत कर रहे हैं जैसे कि करने चाहिए। मसलन मैंने एक दिन किसी से पूछा कि आजकल आपके इदारे में डायरेक्टर न्यूज़ कौन है, तो किसी ने हंस के कहा कि अब तो सारे ही इदारों में एक ही डायरेक्टर न्यूज़ है। पता नहीं क्या वो बात कहना चाह रहे थे, मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन उनके कहने का मकसद ये था, जो उनके अल्फाज थे वो ये थे कि जी सारे ही मीडिया हाउसेज को एक ही जगह से बताया जाता है क्या चीज़ लीड होगी, क्या चीज़ सेकंड लीड होगी, क्या चीज़ थर्ड लीड होगी, पहले कौन सी खबर चलेगी, फिर कौन सी खबर चलेगी, फिर कौन सा प्रोग्राम आएगा, उसमें कौन से एंकर होने चाहिए, उसमें कौन से पैनल के अरकान होने चाहिए, किस पार्टी से कौन लोग आएंगे, किस पार्टी से कौन लोग जवाब देने के लिए आएंगे, बहस का होगा, उस बहस की शिद्दत क्या होगी और कितनी देर में वो खत्म हो जानी चाहिए। ये सब ऐसा लगता है कोई किसी को बता रहा है। यानी ये माहौल हमने जनरल ज़िया के ज़माने में भी ना देखा ना सुना। हम लोग उस वक्त बहुत छोटे थे, मेरे वालिद उस वक्त जंग के न्यूज़ एडिटर, हम उस वक्त भी सहाफत को बहुत करीब से देख रहे थे, लेकिन जंग
के न्यूज एडिटर के तौर पर, उनके घर में पैदा होने वाले सबसे छोटे बेटे के तौर पर भी, मैंने जनरल जिया के ज़माने में जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ का सबसे सख्त ज़माना कहा जाता है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रेस को इतनी जंजीरों में, इतनी रुकावटों में, इतनी पाबंदियों में, इतनी शिद्दत से इतनी ज़बरदस्त कैंपेन का सामना हो और प्रेस इतना बेबस और कमज़ोर मुझे कभी नज़र नहीं आया। जाफर रिजवी, आपका तो मतलब कहना का ये है कि इस वक्त कंट्रोल मीडिया है, लेकिन हम देखते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो यही मीडिया के जो मतलब सहाफ़ी है, एंकर है, वो ये सवाल करते हुए नजर आते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं इमरान खान का गिरेबान पकड़ लेता। मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये आप इसको ये नहीं समझते कि मीडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आजाद नहीं है? क्या इससे पहले ऐसी कोई सूरत या ऐसा कोई नजीर हमें मिलती है इससे पहले की हुकूमतों में? मतलब ये मौजूदा हुकूमत में तो ये मैं देख चुका हूँ, आप क्या कहते हैं इस पर? आज़ादी, मादर पिदर आज़ादी को आज़ादी नहीं कहा जाता। अगर आप टीवी पर किसी भी चपरासी से लेके वजीर आजम तक कोई भी ओहदा किसी के लिए भी तजलील का बायस नहीं होता, और कोई भी प्रोफेशन आपका हो, आपसे टीवी पे कोई बदतमीजी करके ये नहीं कह सकता कि मैं आपका गिरबान पकड़ लूं। अगर वजीर आजम के साथ किसी ने ऐसा किया है तो मैं कतन उसे सहाफत नहीं समझता। किसी के भी साथ किसी ने ऐसा किया है तो हम कतन उसे सहाफत नहीं समझते और कतन उसकी हिमायत नहीं करते। लेकिन आप ये देखिए कि ये सलूक जो वजीर आजम इमरान खान के साथ आप बता रहे हैं कि टीवी पर हुआ, ये सिर्फ जाफर माजरत, टीवी पर नहीं बल्कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें उन्होंने एंकर्स को और एडिटर्स को मदऊ किया था। वहां अब्दुल मालिक मेरा ख्याल है कि एडिटर एंकर थे, उन्होंने ये सवाल किया था रूबरू उनसे, वजीर आजम से, कि भाई अगर मेरा बस तो मैं ये कर लेता। तो बाद में उन्होंने इस पर माजरत भी कर ली थी, लेकिन ऐसा हुआ है। मैं नहीं समझता कि ऐसा पहले कभी पाकिस्तान में। लेकिन अब्दुल मालिक साहब को मैं एक पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता इंसान समझता हूँ और उन्हें भी तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, महज़ब अंदाज में सहाफत करनी चाहिए, और करते रहे हैं वो बहुत महज़ब अंदाज में सहाफत, बड़े काबिल सहाफ़ी हैं, उनका बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन उनको भी तहजीब और सहाफत के तमद्दुन का और सहाफत के कल्चर का ख्याल रखना चाहिए, और हमारा और अपना प्रोफेशन की जो इज्जत और एहतराम है उसके वक़ार की हिफाजत करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सलूक जो आप बता रहे हैं किसी के भी साथ, आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में किसी सियासी शख्सियत के साथ कर सकते हैं ये सलूक। आप किसी एमएनए के साथ ये सलूक कर सकते हैं, किसी एमपीए के साथ कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के साथ कर सकते हैं, उसके किसी रहनुमा के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये सलूक आप रियासत के और किसी इदारे के और किसी रुकन के साथ हरगिज 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 नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी बहुत निचले लेवल के, किसी बहुत निचले दर्जे के अफसर के साथ आप ये सलूक नहीं कर सकते रियासत के। और यही सहाफ़ी जिनकी आवाज़ वज़ीर आज़म से लेके और अरकान असेंबली तक इस तरह निकलती है कि बात गिरेबान पहुंचने तक पहुंच जाए, तो इन सहाफ़ियों की आवाज़ बहुत सारी जगहों पर नहीं निकलती हुई नजर आती है हमें। ये सारे टीवी चैनल जो शाम को एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की धज्जियां उखेरते, खाल बिखेरते नजर आते हैं, शाम को जब एक खास मौजू पे खबर आ जाने लगती है तो इन सब की आवाज़ बिल्कुल बराबर, बिल्कुल मध्यम, बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। वहाँ इनमें से ना किसी की आवाज़ में शिद्दत आती है, ना किसी के अल्फाज का चुनाव गलत होता है, ना कोई शिद्दत जज्बात से मगलूब होता है, ना कोई ऐसी आवाज़ निकालता है जो किसी को नागवार गुजर सके। इसलिए वहाँ सब जाके हो जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, वो भी मेरी समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती हैं दवामी, कि पाकिस्तान में प्रेस के साथ क्या हो रहा है, पीछे कौन क्या कर रहा है, कि प्रेस सामने हमें बता भी नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। अच्छा जाफर रिजवी, ये बताएं कि इतने सहाफ़ी एक नहीं हजारों की तादाद में बेरोजगार हो चुके हैं और क्या नाम है घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है, लेकिन हमें वो ऐसी कोई मोमेंटम नजर नहीं आती है इनकी क्या नाम है जमात तंजीमों की तरफ से, केयू की तरफ से, एफयूजी की तरफ से, या कोई ऐसी कोई तहरीक नजर नहीं आती। एक मीडिया हाउस के मालिक के लिए तो एहतजाज हम रोज देखते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में जो सहाफ़ी बेरोजगार हो चुके हैं, स्पेशली वर्किंग जर्नलिस्ट, तो उनके लिए कोई आवाज, किसी कोई टॉक शो या कोई ऐसा देखने में नजर नहीं आ रहा है। इस पर क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा नील दवामी साहब। जब ये सारा सेल शुरू हुआ था 2002 में, हमने देखा कि पाकिस्तान में लाइव टीवी चैनल का कल्चर आया। उससे पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया था और एक स्टेट रन टेलीविजन था हमारे पास, जिसको हम पाकिस्तान टेलीविजन के नाम से जानते हैं। 2002 में जब पहली मरतबा लाइव टीवी चैनल का कंसेप्शन आया पाकिस्तान में, फिर हमने देखा कि उसकी ताकत, उसकी आउटरीच जब समाज को और सियासी हल्कों को और सिस्टम को और रियासत के इदारों को नजर आई, तो फिर सबको लगा कि उनके पास भी एक टीवी चैनल होना चाहिए। फिर बदकिस्मती ये हुई कि प्रिंट मीडिया के जो सहाफ़ी थे वो पहले बड़े मीडिया हाउस के टीवी चैनल में चले गए, और दूसरे प्रिंट मीडिया के जो सहाफ़ी थे यानी डॉन के जो सहाफ़ी थे वो दूसरे बड़े मीडिया चैनल में चले गए। तीसरा चैनल जब आया तो प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी किसी को अवेलेबल ही
नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया जो अखबार जानते हो या ना जानते हो, खबर जानते हो या ना जानते हो, कैमरा और एंगल और स्टूडियो जानते हो। तो वो कौन लोग थे वो हमें नजर आए। अफसोस की बात है, बदकिस्मती है हमारी और हम सबकी, कि वो ऐसे लोग थे जो शादी ब्याह में मूवी बनाते थे या इस तरह की कामों में इन्वॉल्व थे जिसमें कैमरे के फ्रेम्स और इस तरह की चीज़ों को मामलात को लिया जाता है। नतीजन उनको लाके बिठाया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि जब आपने कैमरामैन को, शादी ब्याह में मूवी बनाने वाले को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, और सिगरेट बनाने वालों ने अपना टीवी चैनल लॉन्च कर दिया, तेल बनाने वालों ने अपना टीवी चैनल लॉन्च कर दिया, अचार बनाने वालों ने अपना टीवी चैनल लॉन्च कर दिया, तो नतीजा ये हुआ कि जो जिसका काम नहीं था उसने वो ताकत के हुसूल और रकम और दौलत के हुसूल में की कोशिश में, रातों रात अमीर बनने की कोशिश में, रातों रात ताकतवर बनने की कोशिश में टीवी चैनल तो लॉन्च कर दिया, लेकिन बाकी एसओपीज या बाकी मामलात की हिफाजत नहीं की। यानी सहाफियों की इंश्योरेंस कैसे होनी चाहिए, उनकी जॉब सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, उनके अपने कैमरे को तो उन्होंने इंश्योर्ड किया, लेकिन फील्ड में खड़ा हुआ सहाफी उन्हें इंश्योर्ड करता हुआ बुरा लगा। अपने स्टूडियो को तो उन्होंने इंश्योर्ड किया, लेकिन अपनी उस वैन के ड्राइवर को, जो डीएसएनजी चला रहे, डीएसएनजी वैन इंश्योर्ड है, लेकिन जो ड्राइवर और कैमरामैन और फोटोग्राफर और सहाफी उसमें बैठे हुए वो इंश्योर्ड नहीं है। तो मालिकान ने अपने असासों की तो हिफाजत की, लेकिन सहाफियों को अपना असासा नहीं समझा, जो कि दरअसल उनका असासा थे। और नतीजा ये हुआ कि थोड़ी ही देर में इन तेल बनाने वाले और मोमबत्ती बनाने वाले और अचार बनाने वाले टीवी चैनल्स के लिए मामला तंग होते चले गए, माली परेशानी बढ़ती चली गई और टीवी चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया। बास टीवी चैनल जो चलाने की विल रखते थे, जैसे कि हम न्यूज़ 24 की मिसाल लें, मोहसिन नकवी साहब उसे चलाना चाहते थे, लेकिन वही पता नहीं क्या पसे पर्दा कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनका तस्करा पाकिस्तान में सहाफत और सहाफत के इदारे करते तो हैं, लेकिन सहाफी बता नहीं पाते कि वो परेशानी की नौयत क्या है। मैं भी जानना चाहता हूँ, आपको कोई बताए तो मुझे जरूर बताइएगा कि असल में परेशानी की नौयत क्या है और कौन पीछे से ऐसा कुछ कर रहा है जो बेचारे सहाफी बता भी नहीं पा रहे हैं कि उनको एमसीआर में किस तरह के प्रेशर का सामना है, न्यूज रूम में किस तरह के प्रेशर का सामना है, बैक एंड पे किस तरह के प्रेशर का सामना है, खबर लगाते वक्त अखबार, टीवी, जराइद, रसाइल, टीवी, रेडियो, ये क्यों डरते हैं और क्यों नहीं बता पाते हमें कि क्यों डर है, किस तरह का डर है। आप भी किसी से पूछिएगा और पता चले तो मुझे भी बताइएगा। जो मुझे पता है वो मैं जरूर आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल है, हमने इतना खौफजदा सहमा हुआ सहाफी और इतनी खौफजदा और सहमी हुई सहाफत पहले पाकिस्तान में आज से पहले कभी नहीं देखी। जाफर रिजवी, ये बताएं कि जो रहनुमा है, इनके कहने में जर्नलिस्ट रहनुमा हैं जो दावा करते हैं इनके हकूक की जंग लड़ने की, उनकी बहसी पर आप क्या कहेंगे कि ये इतनी बड़ी तादाद में मैंने अपनी ज़िंदगी में सहाफ़ियों को बेरोज़गार होते हुए नहीं देखा जो अब मैं देख रहा हूँ, और इस पर उनकी खामोशी वजह क्या है? क्यों कुछ किसी ने कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या वो मालिकान से खौफज़दा हैं? क्या इन तंजीमों को उनके मालिकान कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये वाकई सहाफ़ियों की जदोजहद के लिए भी कुछ करने का इरादा रखती? क्या कहते हैं आप इस पर? मेरी आंख खुली थी तो मैंने मिनाज बन्ना साहब को सहाफत का रहनुमा देखा था, मैंने जफर रिजवी साहब को सहाफत का रहनुमा देखा था, मैंने निसार उस्मानी साहब को सहाफत का रहनुमा देखा था। बदकिस्मती हमारी ये है, मैंने अब्दुल हमीद छापरा साहब को देखा, मैंने जमीर न्याजी साहब का जमाना देखा, मैंने और आपने हमीद साहब का जमाना देखा, लेकिन बदकिस्मती यह है कि जैसे टीवी में सहाफत में इंडक्शन हुई है अभी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जब सहाफी नहीं बचे तो शादी ब्याह की मूवी बनाने वाले सहाफी बन के और एग्जीक्यूटिव एडिटर बन के और बन के आ गए, तो बिल्कुल इसी तरह की तंजीमों में भी इंडक्शन ऐसे ही हुई। जब असली और सचमुच के सहाफी नहीं बचे तो जो लोग मुख्तलिफ और काम करते थे और मुख्तलिफ और उनके ज़राए आमदनी और वसाइल आमदनी थे, वो उनको लगा कि वो सहाफत करना बहुत आसान है, बस कोट टाई पहन के टीवी पे बैठना है और जो दिल में चाहे कहना है, इतनी तो है सहाफत की काम। तो वो भी आके बैठ गए मुख्तलिफ, हमने देखा कोई मार्क्स स्पेंसर का कोट पहन के आ गया, कोई कुछ पहन के आ गया और वो सहाफी बन के हमारे दरमियान बैठे, इस टीवी चैनल ने उन्हें एंटरटेन किया। उनके भी पता नहीं कहाँ से, कोई पता नहीं, आपको भी पता चले तो मुझे बताइएगा कहाँ से ताने बाने जुड़े हुए थे कि वो आके टीवी पे बताते थे कि भाई ये वाली खबर का मतलब ये है और ये वाली खबर का मतलब ये है और दरअसल रियासत ये चाहती है और दरअसल सिस्टम को ऐसा करना चाहिए। फिर हमने उन सहाफियों को जो हमारे सामने वो कोट पहन के सहाफी बन गए थे, सहाफियों का लीडर बनते हुए देखा। अब वो जब सहाफियों के लीडर हैं जो खुद सहाफी नहीं है, मुझसे एक दफा इकबाल जाफरी साहब जो द न्यूज़ के एडिटर थे, मैं उस वक्त उनका क्राइम रिपोर्टर था, उन्होंने मुझसे कहा कि सहाफियों के अच्छे रहनुमा आप तब बन सकते हैं और डॉक्टरों के अच्छे रहनुमा आप तब बन सकते हैं जब आप अच्छे डॉक्टर हो या अच्छे सहाफी हो। रहनुमा बन गए हैं,
अच्छे सहाफ़ी और अच्छे डॉक्टर नहीं बने हैं तो आपको कोई रहनुमा ना मानेगा, ना आपकी रहनुमाई किसी काम की होगी। नतीजा ये हुआ है कि जो हमारे रहनुमा हैं सहाफ़ी तंजीमों के, वो पहले बेचारे खुद सहाफ़ी नहीं हैं, सहाफ़त से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सहाफ़ियों की मुश्किलात और परेशानियों का इल्म और अंदाज़ा नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि मुझे अगर मेरे पेट में दर्द है तो गोली भी मुझे खानी पड़ेगी, और वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पेट में दर्द है तो गोली मैं खाऊंगा। तो जो सहाफ़ी हैं असली सचमुच के, उनको आगे आना पड़ेगा, अपनी सहाफ़त की तंजीमों की क़यादत करनी पड़ेगी, और अपने साफ़ियाना हुकूक जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से 70 सालों में मेरे और आपके वालिदैन ने देखा, मैंने और आपने देखा, मेरी और आपकी नस्ल ने देखा, और हमारी अगली नस्ल ने भी थोड़ा बहुत देखा होगा, लेकिन वो हुकूक जो हमें मिले थे वो हासिल वापस करने पड़ेंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता मालूम नहीं कौन सल्ब करता जा रहा है। कोई आपको बताओ तो मुझे बताइएगा जरूर। अच्छा, आखिर में ये बताएं जाफर रिजवी कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए इन मसले मसाइल को हल करने के लिए? सहाफ़ियों की जो इदारे बंद हो रहे हैं, कि हुकूमत क्या करे इसमें? मतलब हुकूमत की नाअहली आपको इसमें कहाँ नजर आ रही है और हुकूमत को क्या करना चाहिए, ये बताएं। हुकूमत और सियासत और पार्लिमान, ये बेचारे तो खुद अपने वजूद के लिए किसी के मोहताज दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस वक्त गिनती करा लें तो इमरान खान साहब के पास पार्लिमान में अक्सरियत नहीं है, लेकिन जिनको गिनती करानी है उनके पास ये इजाज़त भी नहीं है कि वो गिनती करा लें। तो अब ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिदार को भी हमने इतना मजबूर और बेबस इससे पहले कभी नहीं देखा, पार्लिमान को भी इतना मोहताज और मजबूर और कमज़ोर और बेबस पहले कभी नहीं देखा जैसी कि आज नज़र आ रही है। तो मैं यही कहूंगा कि हुकूमत के तो अपने वजूद का खतरा है, अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है हुकूमत। तो वो बेचारी पीर आप ही माने हैं तो शफात क्या करेंगे? तो पीर साहब से, ऐसे पीर साहब से मांगे जिनके पास अपने खाने को कुछ हो तो वो हमें भी रोटी दे सकें। तो हम ऐसे पीर साहब से क्यों मांगे जो बेचारे खुद भूखे किसी मजार के सामने बैठे हुए हैं, हम उनसे जाके रोटी मांगे? ये तो खुद हमें शर्मिंदगी लगेगी। तो हुकूमत बेचारी का तो अपना सर्वाइवल चार मजबूत पत्थरों पे रखा हुआ था। अताउल्लाह मैंगल साहब चले गए, अब वो सर्वाइवल ही क्वेश्चन है। अगर आप यकीन करें कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी इसी वक्त पार्लियामेंट में खड़े होकर अगर इस वक्त गिनती करवा लें तो इमरान खान की हुकूमत अपनी अददी अक्सरियत खो चुकी है, और कानूनी तौर पर मजाज नहीं है मुल्क पर हुकूमत करते रहने की। और वो फिर भी किसी तरह से, मालूम नहीं किस सहारे से बैठे हुए हैं, आपको पता चले मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन जिस सहारे से भी वो बैठे हुए हैं, उस सहारे की बुनियाद पर जो हुकूमत कर रहे हैं वो हमारी मदद नहीं कर सकते, और हिज़्ब इख्तिलाफ जिससे हम फिर बात कर सकते हैं कि वो हमारी मदद करें, उनका आलम ये है कि कल कायरा साहब मालूम नहीं किसी से इजाजत मांग रहे थे कि जी हमें पार्लियामान में इजाजत दी जाए कि हम इन हाउस तब्दीली लाने की कोशिश करें। भाई खुद पार्लियामान है, असेंबली है, कैसे इजाजत मांग रहे हैं? पता नहीं कायरा साहब किसी से मांग रहे थे कल टीवी पर खड़े कि भैया हमें इजाजत दे दीजिए पार्लियामान में अपनी गिनती करा लें। अब मालूम नहीं ये वो किसी कौन है जिससे कायरा साहब भी इजाजत मांगते हैं, जिससे वर्किंग जर्नलिस्ट भी इजाजत मांगता है, जिससे मीर शकील रहमान जैसे ओनर्स भी इजाजत मांग रहे हैं। पता नहीं कौन है, कुछ पता चले मुझे बताइएगा जरूर। जाफर रिजवी, आप तो सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। आप तो ये पाकिस्तान का जो सबसे सुप्रीम इदारा है ना, उसकी सुप्रीमेसी पर जो है वो आपने सवालात खड़े कर दिए हैं। बहरहाल इसी के साथ जाफर रिजवी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आपसे इंशाल्लाह आइंदा भी बात होती रहेगी। मैं और आप सुप्रीम समझते हैं या नहीं हनीफ दवामी साहब, आपको मैं रोक रहा हूँ जाते जाते, लेकिन सुप्रीम समझते हैं नहीं समझते, लेकिन जब सुप्रीम कह रहे हैं शायद आपका भी इशारा उसी तरफ है। बहरहाल आप समझे, मैं शायद नहीं समझूं। बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच दवामी साहब, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान में वैसे तो हर दौर में मीडिया, सहाफत, सहाफ़ी आताब का शिकार रहे हैं। हुकूमती आताब का मौजूदा दौर हुकूमत इमरान खान साहब में न सिर्फ शिदत आ गई, बल्कि एक के बाद एक मीडिया हाउस और अखबार बंद होता जा रहा है। एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में सहाफ़ी बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए और उनके घरों के चूल्हे बुझ गए। नौबत फाकू तक पहुंच चुकी है। इसी सिलसिले में मैंने वीडियो लिंक के जरिए कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज खान फरहान को दावत दी है कि वो आके हमें बताएं कि ये असल सूरत हाल क्या है। इम्तियाज खान फरहान, आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में, और आप हमें बताएं कि ये क्या सूरत हाल है आजकल साहब, मीडिया हाउसेस के खिलाफ और अखबार के खिलाफ ये क्या तवत्तर के साथ कार्रवाइयाँ हो रही है, आप क्या कहते हैं इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीफ दवामी साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम जो व्यूवर्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और बड़ा अच्छा ये आपने मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी
क्योंकि अब इस बात को पाकिस्तान में बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया जी जा रहा है जी कि आज वो इस पर ज्यादा आवाज बुला। अभी आज से एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले एक और वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जिसमें हमारे यूरोप से बरतानिया, अमेरिका और आई थिंक और पाकिस्तान के चारों सूबों से हमारे जो साफी हज़ात हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो मौजूद थे। PFUJ की लीडरशिप भी मौजूद थी। उसमें भी तमाम क्राइसिस के ऊपर एक अच्छी लेंथी डिबेट की। ये देखें, आपने अपने इंट्रो में ही एक बात कही कि बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में ये अक्सर सहाफ़ियों पर दबाव रहता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जब से आई है तो मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते के बाद से ही परेशानियां शुरू हो गई थी और मीडिया हाउसेस माली बहरान का शिकार होना शुरू हुए। उसके बाद उन्होंने लोगों को निकाला। इस वक्त जो हम कमोबेश कैलकुलेट कर सके हैं, तकरीबन 7,000 के करीब है। सिर्फ साफी नहीं, यानी साफी, कैमरामैन, टेक्नीशियन, ड्राइवर्स और दूसरे जो स्टाफ वगैरह के लोग हैं जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से फारिग जी फरहान साहब किए जा चुके हैं। और ये सिलसिला अभी थोड़ा सा रुका था। 30 से 35 लोग जो है साफी हमारे निकाल देंगे। ये क्राइसिस आते हैं, अप एंड डाउन आता है, लेकिन अगर स्टेट या हुकूमत ये तय कर ले कि किसी चीज को खत्म करने की कोशिश कर ले या ये समझे कि इसको कंट्रोल कैसे करें, तो वो जरा एक अच्छी बात नहीं होती, उससे जरा गड़बड़ हो जाती है। और हम सबकी एक मुश्तरका राय है कि ये अयूब खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ से ज्यादा इस वक्त खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि अब साफियों की फिजिक्स के साथ साथ उनकी इज्जत और उनके रिस्क पे बराह रास्त हमले किए जा रहे हैं, और जो कि खुदा से जंग है कि आप किसी से रिस्क छीनना चाहें या किसी की इज्जत पे हाथ डालें आप, तो आप अल्लाह से जंग करते हैं। जो ये गड़बड़ एक चल रही है, और उसमें हनीफा कोई हमें समझ नहीं आता कि ये वजह क्या है। क्योंकि ये सिलसिला जब मैं लास्ट ईयर 2019 में भी कराची प्रेस क्लब का सदर था, तो इस्लामाबाद में 3 से ज़ायद मीटिंग्स हुई है, बड़ी हाई प्रोफाइल, और एक लाहौर में हुई, एक बाज़ाब्ता लाहौर में 2 हुई, लेकिन एक उसमें अंदर बाज़ाब्ता। वहाँ जो हुकूमत के लोग बैठे हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उनकी सोच क्या है। मेरा हमारा उस वक्त ये था, उस वक्त कोविड का मामला ही नहीं था। ये जो हुकूमत है अब कोविड के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, तो मैं जाती तौर पर इस हुकूमत को कोविड-18 का नाम देता हूं हमेशा, कि कोविड-19 के साथ साथ ये कोविड-18 भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, पाकिस्तान की मईशत के लिए, इसके लिए, और क्योंकि इनके आने के बाद प्रॉब्लम शुरू हुए और ये कुछ बताने को तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पे इब्तिदा ये हुई कि नवाज शरीफ ने, या शरीफ बिरादरान हम कहें, कि उन्होंने इश्तारात बिला वजह शाया करवाए, इलेक्शन कैंपेन चलाई, इश्तारात अपने नाम से चलवाए, अपने फोटोज के साथ चलवाए, तो हम वो अदायगी नहीं करेंगे। इब्तिदा यहाँ से हुई। फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब, जो इनके पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वो हालांकि बिल्कुल छोटे भाई की तरह हमारा दोस्त है, बहुत सारी बातें बताते हैं वो, तो उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा जी अब ये स्क्रीन मीडिया का दौर खत्म होने वाला है, डिजिटल मीडिया का दौर आना है, आप शोबिस पे चले जाएं, आप लोग स्पोर्ट्स पे चले जाएं, अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाएं, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। स्क्रीन ये जो हमारे जर्नलिज्म कहें या मीडिया कहें, उसका कोई। उसके बाद ये तसलसल से बहरान शुरू हुआ। फिर इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आ गई, इश्तारात प्राइवेट, और फिर ये सरकार ने सरकारी इश्तारात बंद कर दिए एक अरसे तक। उसके बाद फिर दोबारा शुरू किए, फिर रेट कम कर दिए, फिर रेट उन्होंने आगे बढ़ा दिए। तो अब मालकान में से अक्सर का ये कहना है कि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है सरकारी इश्तारात का कि खास टाइम FOC चलाना है, उसकी वजह से आमदनी हमारी उसके अंदर मुतासिर हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद ये भी कई मरहलों पर सामने आई बातें हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी मना किया जाता है खास जगहों पर, कि जनाब आप फला को दें इश्तार दें, फला को ना दें, ये ना दें। तो अब ये कलेक्टिवली एक इकोनॉमी का प्रॉब्लम आ गया है। उसके ऊपर जब लास्ट ईयर मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग ऐसी थी कि आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट थे, ये आए, इन्होंने स्पीच की, ये चले गए। उसके बाद ये मरियम औरंगजेब मुस्लिम लीग नून की मौजूद थी, चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के मौजूद थे,
और तकरीबन पांचों जो दारुल हुकूमत है उन प्रेस क्लब के सुदूर थे। मैं था कराची से और कोयटा से रजा थे जो इस वक्त भी सदर हैं कोयटा प्रेस क्लब के। पिशावर प्रेस क्लब से बखार शाह साहब थे और इस्लामाबाद प्रेस क्लब से शकील थे और लाहौर से यही अरशद अंसारी थे। उस वक्त भी बैठकर बात हुई थी काफी सारी और हमने इनको एक वे आउट भी दिया था। हमने कहा था भाई आप टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं, आप मुख्तलिफ फेसिस के अंदर पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये जो काम भी आप करना चाहते हैं उसमें मीडिया तो लाजमी आपको चाहिए। मीडिया के बगैर तो काम हो नहीं सकता। तो आप मीडिया के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है या गैर एलानिया जो पाबंदियां हैं उनको हटाएं, हमें बिजनेस दें ताकि हम ये काम भी करें, आगे करें। उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन अभी तक हनीफ साहब अभी तक कोई ऐसी चीज होपफुल फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही कि जिसमें हम कुछ कह सके। अच्छा, सियासी जमातें जो है, अपोजिशन की सियासी जमातें, वो हमारे साथ खड़ी तो जरूर है, हमसे हमदर्दी भी करती हैं, लेकिन असल में अंदर से मैं जो कई एक लीडरों से मुलाकात हुई मेरी जाती तौर पे भी, तो उन्होंने कहा यार पहले आप लोगों को अच्छी तरह सबक मिल जाए। बड़े ढोल पीटा करते थे ना आप लोग, तो आप लोगों को भी अच्छी तरह सबक मिल जाए इस हुकूमत का। वैसे हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन पहले आप लोगों को सबक मिल जाए तो फिर हम इससे आगे का भी स्टेप हम तय करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल गड़बड़ है इस वक्त। मीडिया ना सिर्फ क्राइसिस का शिकार है, और मैंने अभी एक हफ्ते पहले हमने एक अगेन सरकार के एक अहम आदमी से रिक्वेस्ट की। हमने कहा देखें भाई, आप जो हैं आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब, बहुत अच्छी बात है। उसमें वो कहते हैं जी इतनी दर्जनों के हिसाब से इंडस्ट्री चलती है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू हो जाए। तो मैंने कहा ये मीडिया का भी ऐसा ही है, अगर मीडिया शुरू होता है तो कैमरा कंपनी आ जाएगी, इक्विपमेंट की मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स की कंपनी आ जाएंगी, फिर उसके अंदर जो ये यानी मीडिया इंडस्ट्री से भी बराह रास्त अगर आप देखें तो 35 से 40 इंडस्ट्रीज वाबस्ता है। घराने तो छोड़ दें, जो लोग काम करते हैं उनको तो छोड़ दें, फिर अगर मार्केट में जाएंगे कि जी मैं कपड़े खरीदूंगा, अपने लिए खरीदूंगा, बच्चों के लिए खरीदूंगा, स्कूल वो जाएगा, स्कूल की मैं पेमेंट करूंगा और मुख्तलिफ जगहों पर जाऊंगा, तो हमारे और आपसे मीडिया इंडस्ट्री से भी 40-45 इंडस्ट्रीज वाबस्ता है। तो हमने उनसे कहा था कि देखें आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आपने खुसूसी मराहत दे रहे हैं, ब्लैक मनी को भी आपने अलाउ कर दिया है, तो आप जो मीडिया इंडस्ट्री जो फेस है, मिरर है, सोसाइटी का भी मिरर है, गवर्नमेंट का भी मिरर है और स्टेट का भी मिरर है, उसको आप उसके ऊपर क्यों आप चीजें फेंक रहे हैं कि किसी का वो चेहरा नजर ना आए। और मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से हमने कहा ये 18 से 20 अरब रुपए की इंडक्शन है, और इंडक्शन भी ऐसी है कि कोई इमदाद की बात नहीं है। आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, उसके लिए इश्तहारात देंगे आपने टूरिज्म को डेवलप करना है, टूरिज्म को आगे बढ़ाना है, उसके लिए इश्तहारात की बात है। इस वक्त कोविड का पूरी दुनिया में एक वबा चली हुई है, कोविड यानी कि अवेयरनेस है, कोविड अलर्ट है, ये इश्तहारात की एक मंडी है। तो आप ये इश्तहारात की सूरत में मीडिया को इंडक्ट करें, इसका बाकायदा पार्ट ऑफ का इसको बजट आप उसको बनाएं ताकि हम ग्रो करें। माजी में जिस तरह ग्रो करते थे, तो ये हमने तो इनसे ये तक कहा है कि देखें डिफेंस के लिए बिल्कुल फोर्सेस की जरूरत होती है, लेकिन इस वक्त जो दुनिया में एक बात चल रही है उसमें फोर्सेस के साथ साथ मीडिया की भी आपको जरूरत होती है। मीडिया की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि मीडिया आपको फ्रंट से आगे जाके आपकी जंग लड़ रहा होता है, मुख्तलिफ डिबेट्स के अंदर आपकी जंग लड़ रहा होता है, मुख्तलिफ जगहों पे अपने मुल्क को प्रमोट कर रहा होता है। तो हमने इन सब से ये कहा कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खरबों रुपए तैयार हैं और अरबों रुपए की प्राइम लैंड के अंदर भी रियायत देने को तैयार है सारी चीजें। तो ये मीडिया को जो 18-20 अरब रुपए की बात है, ये क्यों इसको इंडक्ट करने को तैयार नहीं है। तो अभी तक अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमें इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला। फिर आप ये देखें कि जो एक बिजनेस टाइकून कह लें, आप मीडिया टाइकून कह लें, अब उसको सब मानते हैं दुनिया में कि जी मीर शकील उर रहमान 4 महीने से ज्यादा हो गए इनकी कस्टडी में। देखिए आप अगर उसके ऊपर एक डिबेट चल रही है पाकिस्तान में भी और अदर देन कंट्री भी कि जनाब वही नवाज शरीफ है, उसने उसी दौर में बहैसियत वजीर आला अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मीर शकील से प्लॉट अलॉट किए और इधर शौकत खानम ट्रस्ट को भी प्लॉट अलॉट किए। और आपको याद होगा चौधरी बिरादरान के हवाले से एक और अभी केस आया था 1 महीने पहले, तो जाहिर है कि वो इत्तेहादी है तो उनको कवर कर लिया गया कि उनको भी जो प्लॉट, उनको भी जो मराद दी गई थी, वो भी इसी नवाज शरीफ के कलम से नवाज शरीफ साहब ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया था। तो हमारा उस केस में भी कहना है कि बाकी सब आजाद घूम रहे हैं,
तो आपने मीर शकील को क्यों आपने बंद किया है? अच्छा, अगर चले बंद किया है तो आप उनको सबूत लाएं सामने, आप सीधा सीधा फैसला करवा दें। अब उसकी वजह से आप ये देखें कि जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लें, ब्रॉडकास्टिंग कह लें, रेडियो वाला आप आ जाए, एफएम में आ जाए, प्रिंट मीडिया कह लें, उसमें सबसे बड़ा इदारा अगर है तो मीर शकील रहमान का है। आप उसको उनको बंद रख के उनको बेल के हवाले से भी कोई रियायत नहीं मिली, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो रही है। अब बाकी दूसरी भी अगर आप देखें इंडस्ट्री, जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, वो भी मराद हासिल नहीं कर, मराद तो बहुत दूर की बात है, रियल अगर उनको अगर कहा जाए बिजनेस तो वो भी नहीं। इसकी वजह से बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी आपने देखा कि वो रक्शे, हमारे कैमरामैन कई एक आए जो रक्शे चला रहे हैं, और बहुत सारे फोटोग्राफर रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए। ये थे कराची प्रेस क्लब के सदर जनाब इम्तियाज़ फ़रहान, जो अखबारात और चैनल की बंदिश के बाद उनके मुलाजिमीन के हालत ज़ार से हमें आगाह कर रहे थे। इसे जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा दिल भर आया, इसलिए कि मैंने अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी में सहाफ़ियों पर आया इतना बुरा वक्त पहले कभी नहीं देखा। पहले 2-4 सहाफ़ी अगर मुलाजमत से बेदखल कर दिए जाते तो महनाज बरना और दूसरे रहनुमा उस वक्त तक एहतजाज ख़त्म नहीं करते जब तक कि वो मुलाजमीन सहाफ़ी दोबारा मुलाजमत पर बहाल ना हो जाते हैं। लेकिन आज 1-2 नहीं, 7,000 से ज़ायद वर्किंग जर्नलिस्ट, टेक्नीशियन, फ़ोटोग्राफ़र्स सड़कों पर आ चुके हैं, मगर उस तरह की तहरीक देखने में नहीं आ रही। किसी को किसी का दुख ही महसूस नहीं हो रहा है, कोई किसी की तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझ रहा है। यही वजह है कि मुलाजमीन की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, अखबारात जो बंद हो रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर कोई तहरीक कहीं से देखने को नहीं मिल रही। अफसोस मुझे हो रहा है, इस प्लेटफार्म से मैं उनके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, उनके मालिकान की और ख़ुद हुकूमत की ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करूँगा ताकि उनका मसला हल हो जाए और वो भी ज़िंदगी की दौड़ में दोबारा से शामिल हो जाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।